सुरंग के माध्यम से ऐसी गति से आगे बढ़ाते हुए जिससे वह लोगों की आंखों से आसानी से ओझल हो सकता था। वीर केवल कुछ ही सेकंडों में उस छोटे से घर के नीचे स्थित आधार के वास्तविक प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। हम्म, लगता है यही आधार का प्रवेश द्वार है। वह ठीक उसी समय रुक गया जब उसके चारों ओर की सुरंग, जो केवल कुछ मीटर ऊंची थी, विस्तारित होकर कम से कम कुछ दर्जन मीटर ऊंची गुफा में बदल गई, जो सभी दिशाओं में फैली हुई थी। इतना ही नहीं, वहां वैसी ही कई अन्य सुरंगें भी थीं, जैसी उसने उपयोग की थी, जो उस भूमिगत गुफा से जुड़ी थीं, जिसके भीतर वह अब खुद को पा रहा था। संभवतः वे अन्य समान प्रवेश द्वारों की ओर ले जाती थीं, जैसे कि वह जिससे उसने प्रवेश किया था। अकेले सुरंगों की संख्या, जो 10 से अधिक थी, को देखकर वीर यहां मौजूद शक्ति की ताकत का आसानी से अनुमान लगा सकता था। यदि हर एक प्रवेश द्वार पर नेसेंट सोल क्षेत्र का कोई व्यक्ति पहरा दे रहा हो। इसे ध्यान में रखते हुए वीर ने सावधानीपूर्वक अपने आसपास का निरीक्षण किया और फिर अपना सारा ध्यान आध्यात्मिक धातु से बने एक बड्डेहे धातु के दरवाजे पर केंद्रित किया, जो उससे केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित था। केवल दरवाजे का आकार ही उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को चकित करने के लिए पर्याप्त था। न केवल इसके विशाल आकार के कारण, जो किसी को भी गुफा की गहराई में जाने से सीधे रोकने में सक्षम था, जहां संभवतः आधार स्थित था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसके निर्माण में उपयोग की गई आध्यात्मिक धातु कम से कम सोल रैंक की आध्यात्मिक धातु थी। दूर से वीर यहां तक महसूस कर सकता था कि उस विशाल द्वार को और अधिक मजबूत करने के लिए इसके निर्माण में मिस्टिक ग्रेड आध्यात्मिक धातु के अंशों का उपयोग किया गया था। यह द्वार न केवल नेसेंट सोल क्षेत्र के लोगों को रोकने के लिए बनाया गया था, बल्कि इसमें डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के किसी व्यक्ति को भी कुछ समय के लिए रोकने की क्षमता थी। द्वार की ओर देखते हुए दो पहरेदारों को सुरंग का बारीकी से निरीक्षण करते हुए देखा जा सकता था। वे दोनों ही नेसेंट सोल क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। क्या मुझे सीधे इसे तोड़ कर अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए? द्वार की ओर देखते हुए, अपने आप से यह बुदबुदाते हुए, वीर ने पहले ही द्वार के चारों ओर से कोई रास्ता खोजने की कोशिश की थी, जैसे कि गुफा के किनारे को खोदना और सीधे द्वार से बचकर निकलना। लेकिन अपनी दिव्य चेतना से बारीकी से निरीक्षण करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह द्वार केवल एक द्वार नहीं था, बल्कि एक बड़े फॉर्मेशन के केंद्र के रूप में भी कार्य कर रहा था, जिसने गुफा के गहरे हिस्से को घेर रखा था। वह फॉर्मेशन उसके सामने वाले द्वार से वापस जुद्दा दिया हुआ था और उसे तोड़े बिना उसके पास गुफा के गहरे हिस्से में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। द्वार पर तैनात दो पहरेदारों की अनदेखी करते हुए थोड़े समय में आधार में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका द्वार को तोड़ना ही था और उसके पास वास्तव में समय की कमी थी। वूश! इसे ध्यान में रखते हुए वीर ने चुपके से आधार में प्रवेश करने का तरीका सोचने में और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और सीधे आधार की ओर झपटा, जबकि उसने अपने कल्टीवेशन बेस और दो डोमेन दोनों की ताकत को एक बड्ढी पारदर्शी चांदी जैसी हथेली के भीतर केंद्रित किया, जो धड़ाम सीधे द्वार से जा टकराई, जिससे द्वार में कई दरारें पड़ डिच गईं और साथ ही पहरा दे रहे दो दुर्भाग्यपूर्ण नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञों को हमले की शॉक वेव का सामना करना पड़ा। तुरंत ही उन दोनों को पास की गुफा की दीवार से टकराने के लिए दूर फेंक दिया। उनकी स्थिति अज्ञात थी। वाकई एक मजबूत द्वार, ये देखते हुए कि द्वार अर्थ रैंक तकनीक गॉड्स पाम का उपयोग करने के बाद भी टिके रहने में सफल रहा। वीर द्वार की रक्षात्मक शक्तियों को देखकर चकित हुए बिना नहीं रह सका। भले ही उसने केवल एक ई पृथ्वी श्रेणी की तकनीक देवहस्त को जरा भी कम नहीं आंका जा सकता था। पूरे इवारिया महाद्वीप में इसके लोकप्रिय होने का मुख्य कारण इसकी वह क्षमता थी, जो किसी को भी अपनी पूरी शक्ति को एक साधारण हथेली के प्रहार में समाहित करने की अनुमति देती थी। उपयोगकर्ता जितना शक्तिशाली होता, प्रहार भी उतना ही प्रबल हो जाता। हालांकि यह अपने से नीचे के स्तर के लोगों से लड़ने के लिए वास्तव में एक उपयोगी तकनीक थी,
लेकिन समान स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ते समय इसकी कमजोरी स्पष्ट हो जाती थी। यह तकनीक वास्तव में शक्तिशाली थी, लेकिन अन्य तकनीकों की तुलना में इसमें ऊर्जा की भारी खपत होती थी और साथ ही यह प्रहार अत्यंत धीमा था। इसकी गति केवल प्रत्येक नए प्रमुख स्तर में प्रवेश करने के बाद ही सुधरती थी, जहां वह नई प्राप्त गति उस स्तर के किसी व्यक्ति के विरुद्ध फिर से बेकार साबित होती थी। सर से द्वार के पीछे के लोगों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वीर ने अपने तलवार क्षेत्र का उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में एक तलवार प्रकट हुई और उसने उस द्वार पर प्रहार किया जो पहले से ही टूटने की कगार पर था। विशाल हथेली के प्रहार से टकराने के बाद द्वार अब और नहीं टिक सका, क्योंकि तलवार के प्रहार ने उसे सीधे चीर दिया। इससे द्वार के दो हिस्से हो गए और साथ ही उससे जुड़ा सुरक्षा घेरा भी नष्ट हो गया। धड़ाम! जैसे ही द्वार जमीन पर गिरा, पहले हमले से बनी बड़ी दरारें और भी बड़ी हो गईं और द्वार के दोनों हिस्से जमीन पर कई छोटे टुकड़ों में बिखर गए। क्या? द्वार के दूसरी ओर गहरे रंग का लबादा ओढ़े खड़ा एक व्यक्ति, जिसका हाथ हवा में इस तरह उठा हुआ था जैसे वह द्वार खटखटाने वाला हो, अपने सामने द्वार को अचानक दरकते और फिर दो टुकड़ों में कटते देख भौंचक्का रह गया। इस सब में बिल्कुल भी समय नहीं लगा और उस लबादे वाले व्यक्ति की आंखों में, जो द्वार खटखटाने ही वाला था, यह सब उस समय के दौरान हो गया जब उसने द्वार खटखटाने के लिए अपना हाथ कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ाया ही था। सर से द्वार के दूसरी ओर दिखाई देने वाले व्यक्ति पर कोई ध्यान न देते हुए वीर ने समय बर्बाद करने का साहस नहीं किया और वह उस खाली जगह से तेजी से निकल गया जहां कुछ सेकंड पहले द्वार हुआ करता था। कौन है? जैसे ही उसने वहां स्थित भूमिगत आधार में प्रवेश किया, गुफा के गहरे हिस्से से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और उसकी अपनी शक्ति से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और भयानक आभा महसूस की गई, जिसके पीछे एक भय पैदा करने वाला क्षेत्र भी सक्रिय था। केवल उपस्थिति मात्र से ही वीर जान गया था कि दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिससे उसकी पट सकी। सर से उस आवाज के सवाल को अनसुना करते हुए वीर ने गुफा के गहरे हिस्से से निकलती भयानक आभा का मुकाबला करने के लिए अपने हिम क्षेत्र की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया, जिससे उसके आसपास की हर चीज और हर कोई तुरंत जम गया। उसके क्षेत्र की चपेट में आए कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों का भी यही हाल हुआ, क्योंकि वे सभी मौके पर ही बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही उनकी एक त्वरित और ठंडी मृत्यु हो गई। धड़ाका! दोनों क्षेत्रों के बीच टकराव के कारण गुफा तुरंत हिंसक रूप से हिलने लगी और उसके ढहने के संकेत दिखने लगे। द्वार और उसे सुरक्षित रखने वाले सुरक्षा घेरे के बिना कोई भी सामान्य गुफा दो क्षेत्रों के टकराने से उत्पन्न भयानक ऊर्जा तरंगों को कुछ सेकंड से अधिक समय तक सहन करने में सक्षम नहीं थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वर्तमान स्थिति कितनी खराब है, यह महसूस करते हुए आधार के गहरे हिस्से से आने वाली आवाज ने तुरंत समर्पित। वीर अपनी शक्ति का एक हिस्सा यह सुनिश्चित करने में लगा रहा था कि गुफा अचानक ढह ना जाए और सभी लोगों की मृत्यु न हो जाए और आधार के अंदर सब कुछ नष्ट न हो जाए। केवल डोमेन से ही वीर उन डोमेन लॉर्ड्स के डोमेन के साथ कोई समानता नहीं पा सका, जिनके बारे में उसने स्काई एम्पायर के भीतर विभिन्न डोमेन लॉर्ड्स के डोमेन का विवरण देने वाली एक पुस्तक में पढ़ा था। वह पुस्तक प्राप्त करना इतना कठिन नहीं था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट के लिए एक्सप्लोरर यूनियन के माध्यम से कुछ स्प्रिट स्टोन्स में आसानी से खरीदने के लिए उपलब्ध थी, इससे पहले कि वह डोमेन लॉर्ड क्षेत्र तक पहुंचा था। पुस्तक से वीर ने अनुमान लगाया कि डोमेन लॉर्ड या तो एक नया डोमेन लॉर्ड होना चाहिए या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो स्काई एम्पायर से नहीं था, और इस तथ्य को देखते हुए कि वह डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के चौथे चरण से ऊपर था, वीर को बहुत संदेह था कि वह एक नया डोमेन लॉर्ड था। साथ ही वह इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकता था कि डोमेन लॉर्ड उसकी तरह ही एक से अधिक डोमेन वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। वूश! गुफा के गहरे हिस्से से आ रहे क्रोधित शब्दों की अनदेखी करते हुए वीर मन ही मन मुस्कुराया
और गुफा में ऐसी किसी भी चीज की तलाश करने लगा जो उसे यह समझने में मदद करे कि गुफा के गहरे हिस्से में मौजूद डोमेन लॉर्ड किस शक्ति से संबंधित था। भले ही वह यह सटीक रूप से पता न लगा सके कि डोमेन लॉर्ड कहां से था, फिर भी उसे गुफा के भीतर कुछ ऐसा मिलना चाहिए था जो उसे पता लगाने में मदद करे। अपनी दिव्य दृष्टि से आधार की तलाशी लेते हुए वीर जल्द ही खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि उसने अपने डोमेन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से कुछ ही दर्जन मीटर बाहर एक छोटी सी इमारत की खोज की, जिसमें कई अलग अलग दस्तावेज एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। एकमात्र समस्या यह थी कि वे दस्तावेज गुफा के गहरे हिस्से में मौजूद डोमेन लॉर्ड के डोमेन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का हिस्सा थे। यदि वह छोटी इमारत के भीतर एकत्रित दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहता था, तो उसे उस डोमेन लॉर्ड के डोमेन को भेदना होगा जिसका वह वर्तमान में सामना कर रहा था। लड़ाई अभी तक डोमेन लॉर्ड्स के बीच एक वास्तविक युद्ध में नहीं बदली थी, और यह देखते हुए कि डोमेन लॉर्ड अभी भी गुफा के गहरे हिस्से में छिपा हुआ था और केवल दूर से मुकाबला करने के लिए अपने डोमेन का उपयोग कर रहा था, वीर ने अनुमान लगाया कि डोमेन लॉर्ड की खुद को प्रकट करने की कोई योजना नहीं थी। इस बारे में थोड़ा सोचते हुए वीर को लगा कि गुफा के गहरे हिस्सों के अंदर का डोमेन लॉर्ड किसी के आने और उसकी मदद करने का इंतजार कर रहा होगा। अगर वास्तव में ऐसा था, तो आयरन स्काई किंगडम को निशाना बनाने वाले लोग काफी अधिक शक्तिशाली थे। डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में एक व्यक्ति से लड़ना डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में दो लोगों से लड़ने से बहुत अलग था। यहां तक कि वीर को भी नहीं पता था कि क्या वह ऐसा कुछ कर सकता है, और उसे यह भी नहीं पता था कि मदद के लिए आने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा। यहां बहुत लंबे समय तक रुकना और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाना एक अच्छा विचार नहीं है। गुफा के गहरे हिस्से की ओर देखते हुए उसने खुद से यह बुदबुदाया। वीर ने उस छोटी इमारत की ओर बढ़ने में संकोच नहीं किया जो दस्तावेजों से भरी हुई थी, जो संभवतः उसे यह पता लगाने में मदद कर सकते थे कि आधार वास्तव में किस शक्ति का था। यह देखते हुए कि गुफा के गहरे हिस्से में छिपा हुआ व्यक्ति अपने बैकअप के आने से पहले बाहर निकलता नहीं दिख रहा था, वीर ने अब अपने और छिपे हुए डोमेन लॉर्ड के डोमेन के बीच संघर्ष की परवाह नहीं की। वो छोटी इमारत की ओर तेजी से बढ़ते हुए वीर ने छिपे हुए डोमेन लॉर्ड के डोमेन के माध्यम से सीधे छोटी इमारत की ओर एक रास्ता बनाने के लिए अपने बर्फ डोमेन का उपयोग किया। इससे पहले कि दूसरा पक्ष अचानक हुए इस बदलाव पर प्रतिक्रिया दे पाता, वीर ने उस छोटी इमारत के अंदर के अधिकांश दस्तावेजों को पहले ही सहेज लिया था। उसने उन्हें अपनी स्थान अंतराल अंगूठी में भरते समय इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि इस प्रक्रिया में वे गलती से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। क्या गुफा के गहरे हिस्से में छिपे क्षेत्र अधिपति की आवाज में भ्रम साफ झलक रहा था, क्योंकि वह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि वीर क्या कर रहा था, और वह उसे आगे बढ़ते हुए बस अवाक होकर देखता रहा। रुको! छोटी इमारत के भीतर के सभी दस्तावेजों को वीर की स्थान अंतराल अंगूठी में गायब होते देखने के बाद ही उसे समझ आया कि वह क्या करना चाहता था। हालांकि जब तक गुफा के गहरे हिस्से में छिपे क्षेत्र अधिपति को यह समझ आया कि वीर क्या कर रहा है, तब तक वीर ने पीछे हटना शुरू कर दिया था, और वह तेजी से भूमिगत गुफा के कई निकासों में से एक की ओर बढ़ गया था। वह वहां तब तक नहीं रुकना चाहता था जब तक आधार के भीतर छिपे क्षेत्र अधिपति की अतिरिक्त सहायता आना जाए। गुफा के गहरे हिस्से में मौजूद क्षेत्र अधिपति उसके पीछे झपटना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वह अभी भी उसका पीछा करने के लिए बाहर नहीं आया, और इसके बजाय गुफा के गहरे हिस्से में ही रुका रहा। यह देखकर वीर अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया कि आखिर वह क्या चीज थी जिसकी रक्षा क्षेत्र अधिपति गुफा के गहरे हिस्से में इतनी दृढ़ता के साथ कर रहा था। यहां तक कि जब उसने इतने सारे दस्तावेज ले लिए थे जिनमें संभवतः भूमिगत आधार के लक्ष्यों के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, तब भी क्षेत्र अधिपति ने उसका पीछा नहीं किया और उसे जाने से रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह गुफा के गहरे हिस्से में
किसी चीज की रक्षा के लिए पीछे ही रुका रहा। हूं। जैसे ही वह उसी सुरंग से वापस बाहर निकलने वाला था जिससे उसने प्रवेश किया था, प्रणाली ने अचानक उसे एक नया अभियान देने का निर्णय लिया। पार्श्व अभियान 1 से त्रो गुफा के गहरे हिस्से का अन्वेषण करें। पुरस्कार, अभियान का अगला भाग खोलें। भूमिगत गुफा से बाहर जाने वाली सुरंग के प्रवेश द्वार पर रुककर अभियान की जांच करते हुए वीर थोड़ा अवाक रह गया। उसने अभी अभी भूमिगत आधार के अंदर अपना काम पूरा किया था और बाहर जा रहा था, लेकिन प्रणाली ने अचानक उसे एक नया पार्श्व अभियान देने का फैसला किया था जिसमें उसे वापस अंदर जाने के लिए कहा गया था। इसके अलावा यह अभियान 2 भागों वाला पार्श्व अभियान था और उसे अभियान के केवल पहले भाग को पूरा करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला था। कम से कम ऐसा लग रहा था कि उसे दूसरे और अंतिम भाग दोनों को पूरा करने के बाद ही पुरस्कार मिलेगा। धमाका! ठीक वैसे ही जैसे वीर इस बारे में सोच रहा था कि उसे पार्श्व अभियान के लिए गुफा के उस गहरे हिस्से में प्रवेश करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं जहां क्षेत्र अधिपति छिपा हुआ था, तभी एक अन्य सुरंग से उसकी दिशा में एक भयानक आभा तेजी से आती हुई महसूस हुई। यह आभा अकेले ही गुफा के गहरे हिस्से में छिपे क्षेत्र अधिपति की आभा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। आने वाला व्यक्ति संभवतः वही अतिरिक्त सहायता थी जिसका गुफा के गहरे हिस्सों में मौजूद क्षेत्र अधिपति इंतजार कर रहा था, क्योंकि वीर ने गुफा के गहरे हिस्से में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। इससे पहले कि एक छायादार आकृति हत्या के इरादे से उसकी ओर दौड़ती हुई दिखाई दे, गुफा के गहरे हिस्से में मौजूद क्षेत्र अधिपति अब स्थिर नहीं खड़ा रहा और वह वीर के भागने से पहले संभवतः मिलकर उससे निपटने के लिए उसकी ओर बढ़ गया। सर! एक साथ 2 शक्तिशाली क्षेत्र अधिपतियों के साथ युद्ध में नहीं फंसना चाहते हुए वीर ने अब और नहीं सोचा। वह इस नए गौण कार्य को छोड़कर पीछे मुड़ा और अपनी पूरी गति का उपयोग करते हुए उस भूमिगत गुफा से बाहर निकल गया, इससे पहले कि वे 2 डोमेन लॉर्ड एक साथ मिल पाते और उसे जाने से रोक पाते। ये सब कुछ एक क्षण में हुआ और जब तक वीर सुरंग के रास्ते वापस ऊपर पहुंचा, तब तक नीचे की सुरंग की ओर जाने वाले गुप्त दरवाजे की रखवाली करने वाला नेसेंट सोल क्षेत्र विशेषज्ञ वापस भी नहीं आया था और उसे उस छोटी इमारत से कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर चोरों के सरदार और अन्य चोरों को डांटते हुए देखा जा सकता था। वह अभी भी इस बात से अनजान था कि पिछले कुछ मिनटों में आखिर क्या हुआ था। धमाका! जैसे ही वह गुप्त दरवाजे तक पहुंचा, वीर ने खुद को रत्ती भर भी छिपाने की परवाह नहीं की, क्योंकि उसने सीधे सतह की ओर जाने वाले गुप्त दरवाजे को तोड़ दिया और आयरन स्काई किंगडम की राजधानी की ओर वापस दौड़ पड़ा। ये क्या हो रहा है? घुसपैठिया, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जब तक नेसेंट सोल क्षेत्र विशेषज्ञ और गार्डों ने गुप्त दरवाजे के नष्ट होने की आवाज और वीर के सीधे आसमान की ओर झपटने से ऊपर बने एक नए छेद पर प्रतिक्रिया दी, तब तक इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति बहुत दूर जा चुका था। सब लोग आधार शिविर पर वापस लौटें। कुछ हुआ है और हमें उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ना होगा। कुछ ही क्षण बाद सुरंग के प्रवेश द्वार से घनी हत्यारी मंशा से भरी एक गंभीर आवाज गूंजी, जिसने उस छोटी इमारत के चारों ओर खड़े भ्रमित और जिज्ञासु लोगों को तुरंत जड़ेड कर दिया, जो ये सोच रहे थे कि आखिर क्या हुआ था। हम स्वामी की आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे ही बाकी सब जड़ेडिच हो गए, नेसेंट सोल क्षेत्र विशेषज्ञ बमुश्किल उस भयानक दबाव के बीच जवाब दे पाया जो अचानक उन सभी के चारों ओर उत्पन्न हो गया था। वूश! नेसेंट सोल क्षेत्र विशेषज्ञ के बोलने के बाद इमारत के गार्डों और चोरों के चारों ओर का दबाव गायब हो गया और उन सभी को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वे मृत्यु के चंगुल से बच निकले हों। ऐसा लगता है कि आज तुम लोग भाग्यशाली रहे। हम आसपास के क्षेत्र की सफाई के बाद आधार शिविर पर लौटेंगे। चोरों के समूह से यह कहते हुए अपनी आंखें सिकोड़कर नेसेंट सोल क्षेत्र विशेषज्ञ ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इमारत के अंदर की सफाई के साथ साथ गुप्त दरवाजे और दीवार के छेद को ठीक करना शुरू कर दिया। जब यह सब हो रहा था, चोरों के समूह ने अभी तक एक भी आवाज नहीं की थी।
वे डरे हुए थे कि अगर उन्होंने सीमा से बाहर कुछ भी कहा तो वे मारे जाएंगे। नेसेंट सोल क्षेत्र विशेषज्ञ की डांट एक बात थी, लेकिन जो मृत्यु का आभास उन्होंने पहले महसूस किया था वह बिल्कुल अलग था। यहां तक कि नेसेंट सोल क्षेत्र विशेषज्ञ जो पहले इतना उग्र लग रहा था, उस डरावनी आवाज के पीछे के भयानक आभास के सामने बिना किसी विरोध के एक असहाय चूजे से ज्यादा कुछ नहीं था। सभी चोर अच्छी तरह जानते थे कि कुछ बहुत बद्धा हुआ है, और चोरों के सरदार को पता था कि उसकी छुट्टियां शायद जल्द ही नहीं मिलने वाली हैं। यह बहुत करीब था। भूमिगत सुरंग के प्रवेश द्वार वाली जगह की ओर पीछे मुड़कर देखते हुए वीर खुद से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। वह केवल यह पता लगाना चाहता था कि कौन आयरन स्काई किंगडम से निपटने की योजना बना रहा था, क्योंकि यह उसे भी प्रभावित कर सकता था। क्योंकि अब वह, उसका शिष्य और उसके संप्रदाय के कुछ एल्डर प्रतियोगिता के दौरान वहां रुके हुए थे। सच कहूं तो वीर को वास्तव में डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के किसी व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी। डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के दो लोगों से मिलने की तो बात ही छोड़िए। उनमें से एक लगभग उसी स्तर का स्वयं के रूप में शांत, जबकि दूसरा डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के चतुर्थ चरण से ऊपर होना चाहिए। वह कितना ऊपर है, यह वीर उस व्यक्ति से लड़े बिना नहीं जान पाएगा। कम से कम वह एक ही समय में दोनों डोमेन लॉर्ड्स के खिलाफ लड़ने की स्थिति में नहीं फंसना चाहता था। शू बिना किसी की नजर में आए राजधानी की दीवार की दरार से वापस जाते समय इस बारे में सोचते हुए वीर ने जल्द ही सूरज उगने से पहले हवेली वापस जाने का फैसला किया। इससे पहले कि उसकी प्रिय प्रथम शिष्या दिशा उसके पास अपनी कीमिया में मदद मांगने आए। हालांकि इन सबसे पहले वह उन दस्तावेजों की जांच करना चाहता था जो उसके हाथ लगे थे, और यह देखना चाहता था कि क्या वह पता लगा सकता है कि वह भूमिगत आधार किसका था, और शायद यह भी जान सके कि वे दो डोमेन लॉर्ड कौन थे। एल्डर वियर, क्या आपने राजधानी के पूर्वी हिस्से की जांच की? कीमिया प्रतियोगिता के दौरान रुकने के लिए उन्हें आवंटित की गई हवेली में वापस पहुंचते हुए वीर का सामना हवेली के सामने स्थित छोटे बगीचे में पत्थर की बेंच पर बैठे चितरंजन से हुआ। हाँ, तुम यहां बाहर कैसे हो? यह न पूछते हुए कि चितरंजन ने यह अंदाजा कैसे लगाया कि वह कहां गया था। वीर इस बात को लेकर अधिक जिज्ञासु था कि चितरंजन आधी रात को बाहर बैठा ऊपर अंधेरे आसमान को क्यों निहार रहा था। कोई खास बात नहीं, मैं बस कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था। आपको पता है, स्काई साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र के अंदर यह वास्तव में मेरी पहली बार नहीं है। आयरन स्काई किंगडम उस राज्य से बहुत अलग है जहां मैं पहले गया था। पत्थर की बेंच से खड़े होने से पहले अपने आप में थोड़ा आह भरते हुए चितरंजन ने वीर की ओर देखा, जो अभी अभी हवेली के सामने वाले छोटे बगीचे के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ था। तुम्हारी पहली बार नहीं, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा तुम्हें संप्रदाय में शामिल करने से पहले तुम एक घुमक्कड़ साधक थे। क्या तुम अतीत में कभी स्काई साम्राज्य की राजधानी जा पाए थे? चितरंजन को स्काई साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र की यात्रा के बारे में बात करते सुनकर वीर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। आखिरकार वह वास्तव में स्काई साम्राज्य के बारे में जानना चाहता था, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह स्काई साम्राज्य की राजधानी के बारे में जानना चाहता था, जहां स्काई साम्राज्य के कम से कम दो सोल असेंशन क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक रह रहा होगा। फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट द्वारा रखे गए रिकॉर्ड्स में भी वीर को स्काई साम्राज्य की राजधानी के बारे में लिखा हुआ कुछ नहीं मिला था। वह स्काई साम्राज्य में रहने वाले विभिन्न डोमेन लॉर्ड्स और उनके क्षेत्रों के रिकॉर्ड तो पा सकता था, लेकिन उसे राजधानी के बारे में कुछ नहीं मिला। अकेले यही बात वीर की स्काई साम्राज्य की राजधानी के बारे में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि उसने स्काई साम्राज्य के उन हिस्सों को देखा था जो फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के आसपास स्थित थे और जो पिछले हेवनली स्काई किंगडम से अधिक शक्तिशाली नहीं थे। स्काई साम्राज्य की राजधानी। हाँ, क्या तुम पहले कभी वहां गए हो या शायद इसके बारे में कुछ जानते हो? चितरंजन के चेहरे पर आए स्पष्ट भ्रम को नजरअंदाज करते हुए वीर ने उससे पूछना जारी रखा। हम
मैं वास्तव में कभी स्काई साम्राज्य की राजधानी नहीं जा पाया। आखिरकार यह यहां से बहुत दूर स्थित है, और यह देखते हुए कि उस समय मेरा साधना स्तर केवल कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में था, राजधानी तक पहुंचने में मुझे अपना पूरा जीवन लग सकता था। उन शक्तिशाली राज्यों से होकर यात्रा करने के खतरों का तो जिक्र ही क्या, जहां डोमेन लॉर्ड्स शासन करते हैं और नासेंट सोल क्षेत्र के बहुत से लोग मौजूद हैं। अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा। चितरंजन जल्द ही विचारमग्न दिखने लगा। मैं समझ गया। मैं भूल गया था कि स्काई साम्राज्य की राजधानी वास्तव में कितनी दूर है। मेरे कल्टीवेशन स्तर के बावजूद वहां पहुंचने में हफ्तों नहीं तो महीनों लग जाएंगे। चितरंजन ने स्काई साम्राज्य की राजधानी का दौरा नहीं किया था। यह सुनकर वीर थोड़ा निराश हुआ और उसने अपना सिर हिलाया। वह अपनी जिज्ञासा को शांत न कर पाने के लिए चितरंजन को दोष नहीं देना चाहता था। लेकिन मैंने इसके बारे में एक साथी घुमक्कड़ साधक से थोड़ा सुना है, जिसके साथ मैंने एक बार कुछ महीनों तक यात्रा की थी। मैं वास्तव में सोचता हूं कि वह व्यक्ति अब कैसा होगा। उसने मुझे आखिरी बार जो बताया था, उसके अनुसार उसे वर्तमान में स्काई साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र में कहीं होना चाहिए। मेरी तुलना में वह जितना युवा था, उसे बुढ़ापे के कारण मृत्यु के करीब नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैं था। अंत में थोड़ा यादों में खोते हुए चितरंजन ने आगे बढ़ने से पहले एक आह भरी। उसने मुझे जो बताया था, उसके अनुसार स्काई साम्राज्य की राजधानी वैसी नहीं है जैसी उसने पहले कभी देखी थी। यह आसानी से इतनी विशाल है कि पूरे राज्य के बराबर क्षेत्र को कवर कर सकती है। इतना ही नहीं, शाही परिवार और राजधानी शहर के भीतर मौजूद विभिन्न शक्तियों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कई अलग-अलग स्वतंत्र स्थान या गुप्त क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। उसने मुझे जो दूसरी बात बताई थी, वह यह थी कि राजधानी दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक सत्ताधारी परिवार का है और दूसरा विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का। इसके अलावा मैं स्काई साम्राज्य की राजधानी के बारे में और कुछ नहीं जानता। कोई बात नहीं, मुझे अभी कुछ काम है, इसीलिए मैं पहले चलता हूं। स्काई साम्राज्य की राजधानी के बारे में थोड़ा और समझने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। चितरंजन की बातों को ध्यान से सुनने के बाद वीर ने हवेली में वापस जाने से पहले चितरंजन से कुछ और मिनट बात की। उसे अभी भी सूर्योदय से पहले उन दस्तावेजों को देखना था जो उसने पहले चुराए थे, और फिर उसे दिशा को पढ़ाना था। अन्य ठिकानों का कोई नाम या स्थान नहीं। हवेली के भीतर जाने और भूमिगत ठिकाने से चुराए गए दस्तावेजों को देखने के लिए एक एकांत कमरा खोजने के बाद वीर यह जानकर थोड़ा निराश हुआ कि उस संगठन के नाम के बारे में कुछ भी नहीं था जिससे वह भूमिगत ठिकाना संबंधित था, और न ही किसी अन्य ठिकाने के बारे में कुछ था। यहां तक कि उन दो डोमेन लॉर्ड्स के बारे में पता लगाना भी संभव नहीं था जिनसे उसका वहां सामना हुआ था, उन दस्तावेजों के माध्यम से जो उसने चुराए थे। लेकिन कम से कम आयरन स्काई साम्राज्य के संबंध में उनकी योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी तो है। दस्तावेजों को देखते हुए, मन ही मन यह सोचते हुए, वीर ने जल्द ही बड़ी मात्रा में दस्तावेजों को दो ढेरों में छांट दिया। एक उपयोगी जानकारी वाले दस्तावेजों के लिए और दूसरा बिना किसी उपयोगी जानकारी वाले दस्तावेजों के लिए। जिनमें से अधिकांश बेकार दस्तावेज निकले जो छोटे मिशनों की जानकारी से भरे हुए थे, जैसे कि चोरों का वह समूह जिसका उसने पीछा किया था और जो आयरन स्काई साम्राज्य से चोरी करके आध्यात्मिक धातु इकट्ठा करने के मिशन पर थे। दूसरी ओर, वह जो उपयोगी जानकारी इकट्ठा करने में सफल रहा, वह उसे यह समझने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी कि आयरन स्काई साम्राज्य पर कोई भी हमला जल्द नहीं होने वाला था। वे दस्तावेज स्वयं ज्यादातर उन सामग्रियों के लिए विभिन्न अनुरोधों से बने थे जो भूमिगत ठिकाने और उस शक्ति के मुख्यालय के बीच किए गए थे जिससे वह भूमिगत ठिकाना संबंधित था। उन अनुरोधों में वीर स्पष्ट रूप से इस तथ्य को समझ पा रहा था कि जो लोग आयरन स्काई साम्राज्य पर हमले की योजना बना रहे थे, उनकी तैयारी अभी भी पूरी नहीं हुई थी और वे जल्द ही आयरन स्काई किंगडम पर हमला नहीं करेंगे। जिस समय तक हमला होगा,
तब तक वीर और उसके साथ आए बाकी लोग आयरन स्काई किंगडम से बहुत पहले ही जा चुके होंगे। इसके बारे में थोड़ा और सोचते हुए वीर को यह भी लगा कि जब स्काई एम्पायर का एक शिल्पकार कीमियागर मौजूद हो, तो आयरन स्काई किंगडम के दुश्मन के लिए हमला करना अच्छा विचार नहीं होगा। आखिरकार ऐसा कोई तरीका नहीं था कि एक शिल्पकार कीमियागर बिना किसी सुरक्षा के आयरन स्काई किंगडम की यात्रा करे, जिनमें से सबसे स्पष्ट स्काई एम्पायर की राजधानी के एक शक्तिशाली साधक की शक्ति से भरे शक्तिशाली ताबीजों का एक सेट होगा। यहां तक कि इस बात की भी संभावना थी कि कीमियागर ने दो सोल असेंशन रेल्म विशेषज्ञों में से किसी एक द्वारा बनाए गए ताबीज को प्राप्त कर लिया हो। चाहे कुछ भी हो, आयरन स्काई किंगडम के दुश्मनों के लिए अब आयरन स्काई किंगडम की राजधानी पर हमला करना अच्छा विचार नहीं था। इसी कारण से वीर ने राहत महसूस करना शुरू किया और उसने भूमिगत आधार से चुराए गए दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए अपने तलवार क्षेत्र का उपयोग किया। कम से कम अगर आयरन स्काई किंगडम पर हमला होता भी है, तो वह कीमिया प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद होगा। यह ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में उसे व्यक्तिगत रूप से चिंता करने की जरूरत थी। जैसे जैसे रात के आखिरी कुछ घंटे बीते, वीर अपनी पहली शिष्या दिशा को कीमिया सिखाने की तैयारी करने लगा। प्रकाश की पहली किरणें खिड़कियों से कमरे में आईं, जिसे उसने इस समय तक एक कीमिया कक्ष में बदल दिया था, जहां वह सब कुछ उपलब्ध था जिसकी उसे या दिशा को कीमिया का अभ्यास करने के लिए आवश्यकता थी। इसके अलावा वीर ने उनके साथ आए कीमिया हॉल के कुछ एल्डर्स से पूछकर कुछ अलग-अलग आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी प्राप्त कर ली थीं, जिनका उपयोग वे अभ्यास के लिए कर सकते थे। एक बात तो निश्चित थी, अगर भविष्य में उसे कभी किसी आध्यात्मिक जड़ी बूटी की जरूरत पड़ी, तो कीमिया हॉल के किसी एल्डर से मांगना ही उसके लिए पर्याप्त होगा। वे बिना किसी इंटरस्पेशियल रिंग के इतनी बड़ी संख्या में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को कैसे ले जाने में सफल रहे, वीर को इसका कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन कम से कम यह उसके लिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि उसे दिशा के साथ अपने अभ्यास सत्र के लिए बाहर जाकर कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदने की जरूरत नहीं थी। कीमिया अभ्यास की बात करें तो लगता है कि दिशा अभी जाग गई है। अपने आप से यह बुदबुदाते हुए वीर अपने कमरे से बाहर निकला और हवेली के उस कमरे की ओर चल दिया जहां दिशा ठहरी हुई थी। खटखट। कौन? जागते ही किसी को अपने दरवाजे पर दस्तक देते सुनकर दिशा ने भ्रमित अवस्था में अपने कमरे के चारों ओर देखा और फिर जल्दी से नए कपड़े पहनकर दरवाजे की ओर चल दी। गुरुदेव, गुरुदेव! अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए दिशा ने भ्रम में अपना सिर झुकाया जब उसने अपने गुरु को वहां खड़े देखा, जैसे वे उसका इंतजार कर रहे हों। कुछ सेकंड तक उन्हें देखने के बाद ही उसे याद आया कि आज से वह अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण लेगी, एक सप्ताह बाद कीमिया प्रतियोगिता शुरू होने तक। क्या आप अब मुझे कीमिया सिखाने जा रहे हैं? अपने गुरु द्वारा सिखाए जाने के बारे में सोचकर खुद को उत्साहित महसूस करते हुए दिशा ने वीर की ओर बढ़ते हुए उत्साह के साथ देखते हुए पूछा। आखिरकार जहां तक वह जानती थी, उसके गुरु एक बहुत ही कुशल कीमियागर होने चाहिए। कीमिया हॉल के उन एल्डर से की नोशटशर से कहीं बेहतर, जिनसे उसने अब तक सीखा था। हाँ, चलो उस कमरे में चलते हैं जिसे मैंने अगले एक सप्ताह तक प्रतियोगिता की शुरुआत तक हमारे उपयोग के लिए तैयार किया है। कीमियागरी प्रतियोगिता का हिस्सा। अपनी उत्साहित शिष्य के प्रश्न पर सहमति में सिर हिलाते हुए वीर जल्द ही उस कमरे की ओर चल पड़े जिसे उन्होंने पिछले कुछ घंटों के दौरान एक उपयोगी कीमियागरी कक्ष में बदल दिया था। जी गुरुदेव! अपने गुरु की बात सुनकर दिशा उत्साहपूर्वक उनके पीछे उस कीमियागरी कक्ष की ओर चल दी, जहां वे अगले एक सप्ताह का अधिकांश समय बिताने वाले थे। वह अच्छी तरह जानती थी कि कीमियागरी प्रतियोगिता शुरू होने से पहले विशेष कीमियागर बनने और सफलता पाने का यह उसका एकमात्र मौका हो सकता है। हालांकि उसे वास्तव में खुद से ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार पूरे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में वर्तमान में सबसे अच्छा कीमियागर एक विशेषज्ञ कीमियागर ही था।
यदि वह सफलता प्राप्त कर विशेषज्ञ कीमियागर बन जाती, तो केवल 1 वर्ष से भी कम समय पहले अपना अध्ययन शुरू करने के बाद वह स्वतः ही फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कीमियागरों में शामिल हो जाती। भले ही वह जानती थी कि विशेषज्ञ कीमियागर बनने की उसकी संभावना कितनी कम है, फिर भी दिशा मन ही मन आशा करती थी कि वह एक बन पाएगी। इसका मुख्य कारण यह था कि उसने कीमियागरी हॉल के कुछ बुजुर्गों से सुना था कि कीमियागरी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुछ युवा कीमियागर पहले से ही विशेषज्ञ कीमियागर स्तर तक पहुंच चुके होंगे। दिशा के लिए, जो मन ही मन पूरी कीमियागरी प्रतियोगिता जीतना चाहती थी और कुशल कीमियागर द्वारा दिए गए आकर्षक पुरस्कार को प्राप्त करना चाहती थी, विशेषज्ञ कीमियागर बनना एक आवश्यकता थी। उसी समय जब वीर और दिशा नए बनाए गए कीमियागरी कक्ष की ओर जा रहे थे, राजधानी के पूर्वी भाग में कहीं, जहां दीवार में एक दरार बन गई थी जिसके माध्यम से वीर ने कल रात चोरों का पीछा किया था, दीवार की उस दरार के पास धीरे धीरे एक आकृति दिखाई दी। ऐसा लगता है कि वास्तव में यहां कुछ छिपा हुआ है। ऐसा लगता है कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के उस नए क्षेत्र अधिपति पर गुप्त रूप से नजर रखना मेरे लिए एक अच्छा विचार था। उसने वास्तव में इस बार मेरी बहुत मदद की है। वह आकृति धीरे धीरे आयरन स्काई साम्राज्य की वर्तमान शासिका यश मिश्रा के रूप में प्रकट हुई, जो राजधानी में वीर के प्रवेश करने पर उन पर कड़ी नजर रख रही थी। एक समय पर तो वह उन पर हमला करने के करीब भी पहुंच गई थी, यदि उसके पुराने मित्र फाल्गुन शाह ने उसे रोका ना होता। लेकिन वे मेरे ध्यान दिए बिना दीवार में इतनी बड़ी दरार बनाने में कैसे कामयाब रहे? दरार खुद भी हर बीतते सेकंड के साथ तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर यह 1 और महीने तक जारी रहा, तो राजधानी के चारों ओर की पूरी सुरक्षा घेराबंदी संभवतः मेरे पता चले बिना पूरी तरह से नष्ट हो गई होती। यह अपने आप से कहते हुए यश मिश्रा इस बात पर कांप उठी कि अगर उसने इसका पता नहीं लगाया होता, तो उसकी स्थिति कितनी खतरनाक होती। अपने साधना स्तर को देखते हुए वह आसानी से कल्पना कर सकती थी कि यदि किसी ने उस पर हमला किया होता और उसने लड़ते समय खुद को और राजधानी को नुकसान से बचाने के लिए अपनी सुरक्षा घेराबंदी पर भरोसा करने का फैसला किया होता, तो क्या होता। केवल अचानक यह महसूस करने के लिए कि जिस सुरक्षा घेराबंदी पर उसने सुरक्षा के लिए भरोसा किया था, वह गायब हो चुकी थी। अपने स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा किए गए पूर्ण हमले के परिणाम की कल्पना करना आसान था। भले ही वह जीवित बच जाती, वह उस समय तक मुकाबला करने के लिए बहुत अधिक घायल हो चुकी होती और उसका प्रतिद्वंद्वी संभवतः उसे आसानी से हराने और भागने का मौका मिलने से पहले ही उसे मारने में सक्षम होता। इस बारे में सोचते हुए यश मिश्रा वीर के प्रति और भी अधिक कृतज्ञ महसूस कर रही थी। भले ही उसे इस बात का अंदाजा न हो कि उसने अनजाने में उसकी इतनी मदद की है, फिर भी यश मिश्रा इस बात को याद रखेगी कि उसने उसकी मदद कर दी थी, जाने अनजाने में। लेकिन मैं इस दरार से कैसे निपटूं? मैं नहीं चाहती कि यह उस नींव को नष्ट करना जारी रखे जिसे बनाने में मैंने इतना लंबा समय बिताया है। साथ ही इस दरार से निपटने का मतलब होगा कि दूसरे पक्ष को चेतावनी मिल जाएगी कि मुझे पता है कि क्या हो रहा है, जिससे संभवतः वे एक बार फिर पीछे हट जाएंगे और अतीत की तरह सही समय का इंतजार करेंगे। अपने आप से यह बुदबुदाते हुए जब उसे एहसास हुआ कि अपनी जान के पीछे पड़े लोगों को सचेत किए बिना अपने सामने की इस दरार से निपटना कितना निराशाजनक था, यश मिश्रा ने अंततः दरार से न निपटने का निर्णय लिया। एक तरह से अपनी जान के पीछे पड़े लोगों से निपटने का यह उसका एकमात्र अवसर हो सकता था। अब जब उसे कुछ अंदाजा हो गया था कि उन्होंने उसे मारने की योजना कैसे बनाई है, तो वह इसके लिए तैयारी कर पाएगी। इसके अलावा उसके पास मदद के लिए अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को चुपके से बुलाने का समय भी था। दीवार की दरार जिस गति से चौड़ी हो रही थी, उसे देखते हुए यश मिश्रा आसानी से गणना कर सकती थी कि उसका दुश्मन जल्द ही हमला करने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि फॉर्मेशन के इतना क्षतिग्रस्त होने में अभी कुछ समय बाकी था कि वह बेकार हो जाए। साथ ही उस अजीब विस्फोट के स्रोत का पता लगाना भी जरूरी है, जो कुछ समय पहले हुआ था।
केवल उसकी शक्ति से ही लगता है कि यह उन लोगों की मुझे खत्म करने की एक और योजना है। बस वे राजधानी के भीतर एक क्षेत्र को मेरे फॉर्मेशन से अलग करने में कैसे सफल रहे और राजधानी के अंदर ऐसी कितनी चीजें छिपी हुई हैं। दीवार की दरार से निपटने की योजना बनाने के बाद यश मिश्रा ने अब उस दूसरी चीज पर ध्यान केंद्रित किया जिसे वीर ने उसके लिए उजागर किया था। विस्फोट का स्रोत नहीं मिल सका, यहां तक कि जब उसने उस ढही हुई खदान की तलाशी ली जिसमें वह स्थित था। इस समय विस्फोट का स्रोत ही वह चीज थी जिसने उसे सबसे अधिक चिंतित किया, क्योंकि उसे पहले से ही कुछ अंदाजा था कि दीवार की दरार से कैसे निपटना है, जो धीरे धीरे उसके फॉर्मेशन को कमजोर कर रही थी। दूसरी ओर वह विस्फोट अलग था। इसमें स्पष्ट रूप से डोमेन लॉर्ड स्तर के किसी व्यक्ति को घायल करने के लिए पर्याप्त से अधिक शक्ति थी, और साथ ही इसमें राजधानी के भीतर छिपे रहने की क्षमता थी। यहां तक कि विस्फोट के स्रोत का पता लगाने में उसका फॉर्मेशन भी पूरी तरह से बेकार साबित हुआ था। भविष्य में अपनी लड़ाई के दौरान वह अनजाने में उन क्षेत्रों में से एक में खींची चली जा सकती थी जहां यह विस्फोटक उपकरण स्थित था, और बिना महसूस किए ही वह विस्फोट की चपेट में आ सकती थी और बुरी तरह घायल हो सकती थी। ऐसा कुछ जिसका वह कभी अनुभव नहीं करना चाहती थी। मुझे पता लगाना ही होगा कि वह विस्फोट कहां से आया था। अपने आप से यह बुदबुदाते हुए यश मिश्रा ने गायब होने से पहले आखिरी बार दीवार की दरार पर नजर डाली। अल्केमी कक्ष में पहुंचने के बाद वीर ने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ व्यवस्थित और उपयोग के लिए तैयार हो। कमरे के अंदर उसके ठीक पीछे चलते हुए दिशा चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई और धैर्यपूर्वक अपने गुरु को विभिन्न उपकरणों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का निरीक्षण करते हुए देखती रही, जो आसानी से सुलभ स्थानों पर सलीके से रखे गए थे। सब कुछ ठीक होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ व्यवस्थित है, वीर ने अपना ध्यान उन विभिन्न उपकरणों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से हटाया जिन्हें उसने पिछले कुछ घंटों में इकट्ठा किया था। गुरुदेव, हम क्या करने वाले हैं? अल्केमी का अभ्यास या शायद अधिक सैद्धांतिक पक्ष? अपने गुरु को विभिन्न उपकरणों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का निरीक्षण करते हुए देखकर दिशा खुद को पूछने से नहीं रोक सकी। जिस क्षण दिशा को पता चला कि उसके गुरु रस विद्या प्रतियोगिता से पहले वाले सप्ताह के दौरान व्यक्तिगत रूप से उसे सिखाएंगे, वह अत्यंत उत्साहित हो गई। इसे पहली बार माना जा सकता था जब उसके गुरु वास्तव में उसे रस विद्या सिखाने वाले थे। यहां तक कि प्रस्थान करने से पहले रस विद्या प्रतियोगिता की ओर ले जाने वाले कुछ महीनों के दौरान भी रस विद्या के संबंध में उन्होंने उसकी जो सबसे अधिक सहायता की थी, वह उसके द्वारा मदद के लिए आने पर उसके कुछ प्रश्नों का उत्तर देना था। हालांकि इससे उसे वास्तव में बहुत मदद मिली थी, फिर भी यह केवल उसके प्रश्नों के उत्तर देने के बजाय लंबे समय तक अपने गुरु से सीधे सीखने की तुलना में अलग था। मुझे लगता है कि हमें इससे शुरुआत करनी चाहिए। सर्र से एक क्षण के लिए इसके बारे में सोचते हुए वीर ने जल्द ही अपना हाथ लहराया और एक कागज का टुकड़ा अपने सामने तैरने लगा, जिसके बाद कागज पर तुरंत कई सौ शब्द उभर आए। ये एक शिखर कुशल रसशास्त्री काढ़े की विधि है। इसके लिए आवश्यक सभी सामग्री यहां मौजूद है, और आज हम सबसे पहले जो करेंगे वह है इस काढ़े को बनाने में तुम्हारी मदद करना। सर्र से वीर के अपने अंतिम शब्द समाप्त करने के साथ ही वह कागज का टुकड़ा, जो अब एक बिल्कुल नई काढ़ा विधि में बदल गया था, दिशा की ओर उड़ गया और उसके सामने मंडराने लगा। यह है मेघ आवरण। यह काढ़ा क्या करता है गुरुदेव? कागज के टुकड़े के ऊपर काढ़े का शीर्षक और काढ़ा बनाने में शामिल चरणों की लंबी सूची को पढ़ते हुए दिशा मेघ आवरण काढ़े के प्रभाव के बारे में जिज्ञासु हुए बिना नहीं रह सकी। केवल नाम से ही दिशा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि काढ़े का उद्देश्य क्या था, और काढ़ा बनाने में इस्तेमाल की गई विभिन्न सामग्रियों को देखने से वह इस बारे में और भी भ्रमित हो गई कि मेघ आवरण काढ़े का क्या उपयोग होगा। जब से उसने रसविद्या का अभ्यास शुरू किया था, यह पहली बार था कि उसका सामना ऐसे अजीब काढ़े से हुआ था।
केवल सामग्री को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बिना सोचे समझे आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरे थैले में से मुट्ठी भर जड़ी बूटियां निकाल ली हों। काढ़ा विधि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और उसे कोई सुराग नहीं था कि यह काम भी करेगी या नहीं। उसे यह कैसे पता चलता कि उसके गुरु द्वारा दिए गए मेघ आवरण काढ़े ने क्या किया, जबकि उसे यह भी नहीं लग रहा था कि इस विधि का पालन करने के परिणाम स्वरूप उसे कोई काढ़ा भी प्राप्त होगा। यह क्या करता है? हम्म मेघ आवरण काढ़ा उपयोगकर्ता को बादलों की एक पतली परत से ढक देगा, जो उसे हल्का बना देगा और साथ ही बादलों के बीच छिपना आसान बना देगा। इसके बारे में एक पल के लिए सोचते हुए वीर ने जल्द ही समझाया कि मेघ आवरण काढ़ा क्या करता है। अंत में मेघ आवरण काढ़े के उपयोग के बारे में सुनकर दिशा और भी भ्रमित हो गई। संदेह के साथ वह अपने गुरु द्वारा दी गई उस विधि को वापस देखने लगी, जो अपने हिंसक प्रभावों के लिए जानी जाने वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरी थी। मेघ आवरण काढ़े में उपयोग की जाने वाली मृत्यु विलो जड़ को एक उदाहरण के रूप में लें, जो अपने जहरीले स्वभाव के लिए इस हद तक प्रसिद्ध थी कि यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि इसने उन अनगिनत अभागे साधकों की मृत्यु का कारण बनी थी, जिन्होंने गलती से इस विश्वास में इस आध्यात्मिक जड़ का सेवन किया था कि इसे खाने से उनके साधना क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिशा ने रस विद्या भवन के एक एल्डर से इस आध्यात्मिक जड़ के बारे में सुना था, जिन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि मृत्यु विलो जड़ कितनी खतरनाक है। संबंधित एल्डर ने उसे यहां तक बताया था कि उन्होंने किसी को मूल निर्माण क्षेत्र में मृत्यु विलो जड़ का सेवन करने के बाद मरते हुए देखा था। कैसे इस तरह की क्या एक डरावनी आध्यात्मिक जड़ का शरीर को हल्का बनाने और बादलों की एक पतली परत से ढककर बादलों के बीच छिपने में कभी कोई योगदान हो सकता है? अब क्या हमें शुरू करना चाहिए? सबसे पहले मैं एक क्लाउड कवर अमृत बनाऊंगा ताकि तुम देख सको कि इसे कैसे बनाया जाता है। उसके बाद मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दूंगा और फिर तुम खुद एक बनाओगी। निश्चित रूप से मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी मदद करूंगा और यदि तुम कोई गलती करती हो तो उसे सुधारने में सहायता करूंगा। इस बात से अनजान कि दिशा इस समय क्लाउड कवर अमृत के अस्तित्व पर ही कितना संदेह कर रही थी, वीर ने अमृत बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां एकत्रित कीं। चूंकि यह वह अमृत था जिसका उसने पिछले कुछ महीनों में अभ्यास किया था और यह उन व्यंजनों में से एक था जो उसने सिस्टम के माध्यम से प्राप्त किए थे, वीर ने बिना कोई गलती किए विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को मिलाने की प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया और जल्द ही वीर द्वारा उपयोग की जा रही कड़ाही के अंदर एक शुद्ध सफेद रंग का हल्का और बुलबुलों वाला तरल देखा जा सकता था। क्या? अपने सामने यह सब होते देख दिशा अपने गुरु के कौशल को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और उसके मुंह से आह निकल गई। शुरुआत में जब पहली कुछ जड़ी बूटियां कड़ाही में डाली गई थीं, तब तरल का रंग कोयले जैसा था, लेकिन किसी तरह कुछ मिनटों के बाद कड़ाही के अंदर तरल पर उसके गुरु के कुशल नियंत्रण और सही समय पर नई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां डालने के कारण तरल कोयले जैसा दिखने के बजाय शुद्ध सफेद, हल्का और बुलबुलों वाला बन गया था। इसे देखकर ही दिशा आश्चर्य से अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सकी। बिना व्यक्तिगत रूप से उस शुद्ध सफेद तरल का परीक्षण किए ही वह बता सकती थी कि मृत विलो की जड़ और अन्य जहरीली जड़ी बूटियों का जहरीला प्रभाव खत्म हो चुका था। वुश! यह देखते ही कि कढ़ाई के अंदर का तरल एक हल्के और बुलबुलों वाले सफेद तरल में बदल गया है, वीर ने मिश्रण को जल्दी से ठंडा करने के लिए अपने हिम क्षेत्र का उपयोग किया और फिर उसे अमृत की कुछ खाली बोतलों में डाल दिया, जो उसने पहले से ही कड़ाही के नीचे जमीन पर रखी थीं। और हो गया। अंतिम बोतल भरकर और उसे कड़ाही के ठीक बगल में रखी मेज पर रखते हुए वीर यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि दिशा उन बोतलों को एकटक देख रही है जिन्हें उसने अभी भरा था। उसे बोतलों की ओर इतनी एकाग्रता से देखते हुए देख वीर मन ही मन थोड़ा गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका।
यदि तुम खुद बनाने का प्रयास करने से पहले तैयार उत्पाद का अध्ययन करना चाहती हो, तो तुम एक बोतल ले सकती हो। तो धन्यवाद, गुरुदेव। यह महसूस करते हुए कि उसकी मंशा समझ ली गई है, शर्माते हुए अपने गुरु को धन्यवाद देते हुए दिशा जल्दी से मेज की ओर बढ़ी और क्लाउड कवर अमृत से भरी एक बोतल उठा ली, जिसमें अभी भी वह हल्का और बुलबुलों वाला सफेद तरल था। बोतल हाथ में आते ही बिना समय गंवाए दिशा ने उसके अंदर के तरल का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर दिया और फिर सावधानी से बोतल को अपने होठों के पास ले गई। फूश! ये ये क्या है? जैसे ही उसने महसूस किया कि वह जमीन को हल्का सा धक्का देते ही हवा में तैरने लगी है और बादलों की एक पतली परत ने उसके शरीर को ढक लिया है, वह आश्चर्य से चिल्ला उठी। दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा अजीब अनुभव नहीं किया था। भले ही उसका शरीर हल्का हो गया था, लेकिन यह उस हद तक नहीं था जिससे उसे लड़ने में आसानी हो। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा हल्की हो गई है, इतनी कि यहां तक कि थोड़ी सी शक्ति लगाने पर भी वह हवा में तैरने लगती और थोड़े समय के लिए नीचे नहीं आ पाती। आखिर केवल डोमेन लॉर्ड स्तर के लोगों के पास ही उड़ने की क्षमता थी। हवा में तैरना एक अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि वह कहां जा रही है, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। दिशा को नहीं लगा कि इस तैरने से उसे थोड़ा भी लाभ हुआ है, विशेष रूप से तब नहीं जब वह वर्तमान में खुद को रोकने में असमर्थ होकर रसायन कक्ष की छत की ओर धीरे धीरे तैर रही थी। छत तक पहुंचने और खुद को धीरे से नीचे की ओर धकेलने के बाद फिर से जमीन पर तैरते हुए दिशा ने सावधानी से अपने गुरु द्वारा बनाई गई मेघ आवरण औषधि के प्रभाव में इधर उधर चलने की कोशिश की। अगले 5 मिनटों तक दिशा ने जिज्ञासावश रसायन कक्ष के भीतर तैरने की कोशिश की और साथ ही यह समझने का प्रयास किया कि इतनी जहरीली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का इतना अनोखा प्रभाव कैसे पड़ा। हाँ, 5 मिनट बीतने के बाद मेघ आवरण औषधि का प्रभाव तब समाप्त हो गया जब वह रसायन कक्ष की छत के पास तैर रही थी, जिससे दिशा अचानक हवा में कुछ मीटर की ऊंचाई से नीचे रखी विभिन्न चीजों से भरी मेज पर गिर गई। कड़क! मेज के ऊपर गिरते हुए दिशा ने खुद को घायल के बिना कुछ खाली कांच की शीशियों और औषधि की बोतलों को तोड़ दिया। यह प्रभाव मेरी अपेक्षा से कहीं जल्दी समाप्त हो गया। मेज से जल्दी से उतरते हुए दिशा तेजी से अपने अचानक गिरने से टूटे हुए कांच के कचरे को साफ करने लगी। मैं इसे देख लूंगा। पास ही खड़े वीर ने दिशा के सफाई करने का इंतजार नहीं किया और उन्होंने तुरंत अपना हाथ हिलाया, जिससे कमरे में हवा का एक छोटा झोंका चला और दिशा द्वारा किए गए कचरे को साफ कर दिया। धन्यवाद, गुरुजी। यह न जानते हुए कि क्या कहना है, क्योंकि उनके गुरु ने उनके द्वारा फैलाया गया कचरा साफ कर दिया था, दिशा ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर रसायन कक्ष में मौजूद मेघ आवरण औषधि के लिए आवश्यक विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उन सभी को एक अप्रयुक्त औषधि पात्र के पास वाली मेज पर रख दिया, जिसे उसके गुरु ने उस समय उसके लिए खोजा था जब वह कमरे में तैर रही थी। मेघ आवरण औषधि बनाने के लिए आवश्यक सभी चीजें इकट्ठा करने के बाद दिशा ने अपना ध्यान वापस अपने गुरु की ओर लगाया। शुरू करने से पहले क्या तुम्हारे कोई प्रश्न हैं? दिशा को अपनी ओर देखते हुए देख वीर तुरंत समझ गए और दिशा ने जल्द ही अपना सिर हिलाया। हाँ, मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है कि आपने मेघ आवरण औषधि में उपयोग किए जाने वाले जहरीले आध्यात्मिक पौधों को कैसे तैयार किया, और मैं अभी भी इस बारे में अनिश्चित हूं कि मैं किस क्रम में विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को पात्र में डालूंगी। अपने गुरु की बात सुनने के बाद बिल्कुल भी पीछे न हटते हुए दिशा ने उन चीजों के बारे में पूछा जिनसे वह मेघ आवरण औषधि बनाने को लेकर चिंतित थी। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करें कि उसने पहले कभी औषधि या गोलियां बनाते समय किसी जहरीले आध्यात्मिक पौधे का उपयोग नहीं किया था। दिशा को पक्का पता नहीं था कि वह किस क्रम में विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को मिलाएगी। भले ही उसने अपने गुरु को पहले ऐसा करते देखा था, लेकिन उसने इस बात पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया था
कि जड़ी बूटियों को किस क्रम में पात्र में डाला गया था, और उसके गुरु द्वारा दी गई विधि में केवल यह बताया गया था कि किन जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया है, यह नहीं कि उन्हें किस क्रम में पात्र में डाला जाएगा। हम मैं तुम्हें तुम्हें सिखाऊंगा कि क्लाउड कवर अमृत के लिए उपयोग की जाने वाली विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को कैसे संभालना है और उन्हें कैसे तैयार करना है। सौभाग्य से अधिकांश विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां या इस मामले में जड़ें लगभग एक ही तरह से तैयार की जाती हैं। इसीलिए तुम इन कुछ विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को संभालने से जो कुछ भी सीखोगी, उसे भविष्य में मिलने वाली किसी भी जड़ी बूटी पर लागू कर सकोगी। विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को कड़ाही में किस क्रम में डाला जाएगा, उसे मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है। तुम्हें इसे खुद ही पता लगाना होगा। हालांकि मैं तुम्हें थोड़ी मदद करूंगा। अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली जड़ी बूटियां पहले डाली जाएंगी, जबकि कमजोर जड़ी बूटियां अंत में डाली जाएंगी। अपने गुरु की बात सुनकर दिशा को पहले यह सुनकर उत्साह महसूस हुआ कि वह उसे विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को संभालने और तैयार करने का तरीका सिखाएंगे। लेकिन यह सुनकर थोड़ा डर लगने लगा कि उसे विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के क्रम का पता खुद ही लगाना होगा। चलो कमजोर विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से शुरू करते हैं और धीरे धीरे डेथ विलो रूट की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा क्या कहना है दिशा? मैं तैयार हूं गुरुजी। दिशा को अन्न देखा करते हुए, जो अभी भी कड़ाही में डाली जाने वाली विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के क्रम का पता लगाने की प्रक्रिया में थी, वीर ने उसकी मानसिक स्थिति में बाधा डाली और उसे जल्दी से विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के मामले पर वापस ले आए। अगले कुछ घंटों में वीर ने धीरे धीरे दिशा को कीमिया विज्ञान में उपयोग के लिए 4 अलग-अलग विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को तैयार करना सिखाया। यह सुनिश्चित किया कि वह जानती हो कि क्या करना है, ताकि वह गलती से भविष्य में खुद को जहर न दे दे। जब वह एक शिल्पकार कीमियागर बन गया था, तब सिस्टम के माध्यम से विभिन्न विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बारे में बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद वीर को पता चला कि कुछ विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां वास्तव में कितनी भयानक थीं। आत्मा श्रेणी की विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में से जिनके बारे में उसने इस ज्ञान के माध्यम से सीखा था, उनमें कुछ ऐसी भी थीं जिनमें आत्मा को संक्रमित करने और संभवतः डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मारने की क्षमता थी। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि दिशा भविष्य में उनका उपयोग शुरू करने से पहले विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को ठीक से तैयार करना और संभालना सीख ले। शुरुआत में विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से बचना आसान था, लेकिन वीर ने संप्रदाय के भीतर संग्रहीत व्यंजनों को पढ़ने और सिस्टम से सीखे गए व्यंजनों का अध्ययन करने के बाद जो सीखा था, उसके अनुसार विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अंततः लगभग सभी अमृत और गोलियों में उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्रियों में से एक बन जाएंगी। पूरा हो गया। तैयार की गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के 8 छोटे ढेरों को देखते हुए, खुशी से मुस्कुराते हुए दिशा ने थोड़ा गर्व महसूस किया। जब उसने उन 4 ढेरों को देखा जो क्लाउड कवर अमृत के लिए आवश्यक 4 विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के थे। अब तुम्हें बस यह पता लगाना है कि विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कब डाली जानी है। अपने गुरु के इन शब्दों को सुनकर अपनी मुस्कान अचानक गायब होते देख दिशा अपने चेहरे पर थोड़े दुखी भाव के साथ उनकी ओर देखे बिना नहीं रह सकी। क्या उन्हें वाकई अभी इसका उल्लेख करना था? कम से कम अगले कदम पर जाने से पहले उसे खुद की पीठ थपथपाने का थोड़ा मौका तो देना चाहिए था। हाँ हाँ, मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी भी क्लाउड कवर अमृत बनाना है। दिशा के चेहरे पर दुखी भाव देखकर थोड़ा हंसते हुए वीर ने यह कहते हुए कोई दया नहीं दिखाई। मुझे पता है। धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए दिशा ने अपने द्वारा तैयार की गई 8 अलग-अलग आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को देखना शुरू किया। उसके गुरु ने कहा था कि अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पहले जानी चाहिए, जबकि कमजोर जड़ी बूटियां अंत में। इसी विचार के साथ
दिशा ने जल्दी से जड़ी बूटियों को 4 अलग-अलग ढेरों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक में एक ही श्रेणी की 2 अलग-अलग आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। 6 मॉर्टल ग्रेड जड़ी बूटियां, जिनमें से दो-दो के जोड़े मॉर्टल ग्रेड के निचले, मध्य और शिखर स्तर के थे। अंतिम जोड़े में 2 अर्थ ग्रेड की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, जिनमें से एक जहरीली डेथ विलो रूट थी। ये क्या मुझे उन्हें डीडी इसी तरह डालना चाहिए? 4 अलग-अलग जोड़ों में विभाजित आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की ओर देखते हुए, थोड़ा घबराते हुए, दिशा ने वापस वीर की ओर देखा, इस उम्मीद में कि उसने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को सही ढंग से विभाजित किया होगा। हाँ, यह बहुत अच्छा है। क्या तुम जानती हो कि प्रत्येक जहरीली आध्यात्मिक जड़ी बूटी को दूसरी आध्यात्मिक जड़ी बूटी के साथ क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि यह बेअसर, यह जहरीली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की जहरीली प्रकृति को बेअसर कर देता है। अपने गुरु की बात सुनकर दिशा को जल्दी ही समझ आ गया कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियां एक साथ औषधि पात्र में क्यों जाएंगी। भले ही उसे अभी भी यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां क्लाउड कवर पोषण जैसा अजीब प्रभाव कैसे पैदा करेंगी, कम से कम उसने यह समझना शुरू कर दिया था कि इसका कुछ संबंध जहरीली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के जहर के बेअसर होने से है, या कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा था। सही कहा। मुझे लगता है कि अब तुम क्लाउड कवर पोषण बनाने की कोशिश करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। यह देखते हुए कि दिशा किस तरह उत्साह से उसे और मेज पर सजी हुई विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को देख रही थी, वीर एक तरफ हट गया और अपनी शिष्या को शुरुआत करने की अनुमति दी। इसके बाद अपने गुरु के उत्साहजनक शब्दों को सुनकर दिशा अब क्लाउड कवर पोषण के बारे में उतनी उलझन में नहीं थी जितनी वह शुरुआत में थी। इसके बजाय वह आत्मविश्वास महसूस करने लगी, इस बात का आत्मविश्वास कि वह स्वयं क्लाउड कवर पोषण बनाने में सक्षम होगी। वूश, औषधि पात्र में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के पहले जोड़े को डालने की प्रक्रिया शुरू करते हुए दिशा ने किसी भी पोषण बनाने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कदम शुरू किया, मिश्रण की प्रक्रिया, जहां विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जो अंततः क्लाउड कवर पोषण बन जाता है। वूश वीर द्वारा दिशा को आखिरी कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां डालने के बाद पोषण के मिश्रण को ठंडा करने में मदद करने के साथ दिशा का क्लाउड कवर पोषण बनाने का पहला प्रयास आधिकारिक तौर पर पूरा हो गया। अब उसके लिए केवल यह पता लगाना बाकी था कि पोषण अच्छा बना है या उसने रास्ते में कोई ऐसी गलती कर दी है जिससे पोषण का मिश्रण खराब हो गया है। घबराते हुए आगे बढ़ते हुए जब उसने उस अभी भी बुलबुले वाले सफेद और हवादार तरल को देखा जो उसके गुरु द्वारा बनाए गए पोषण की हूबहू नकल थी, तो दिशा को जरा भी शांति महसूस नहीं हुई। आखिरकार भले ही पोषण का मिश्रण एक जैसा दिख रहा था, फिर भी इसका व्यापक रूप से अलग प्रभाव हो सकता था। उदाहरण के लिए, यदि उसने जहरीली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को तैयार करने के दौरान किसी भी तरह की गलती की होती, तो इसके बजाय यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक घातक जहर बन सकता था जो इसका सेवन करता। इन सब के बारे में सोचते हुए दिशा और भी अधिक घबराहट महसूस किए बिना नहीं रह सकी। जब उसने देखा कि उसके गुरु ने उसकी आंखों के सामने लापरवाही से एक खाली पोषण की बोतल को उसके द्वारा बनाए गए पोषण मिश्रण से भर दिया और कुछ सेकंड के लिए उसका निरीक्षण करने के बाद उसे पूरा निगल लिया। भले ही वह जानती थी कि डेथ विलो के अंदर का जहर, लो रूट और अन्य जहरीली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उसके गुरु को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, फिर भी जब उन्होंने औषधि मिश्रण पिया तो उसे थोड़ा डर महसूस हुआ। शू, बिल्कुल वैसे ही जैसे तब हुआ था जब उसने अपने गुरु द्वारा बनाई गई क्लाउड कवर औषधि ली थी। दिशा ने देखा कि उसके गुरु बादलों की एक पतली पारभासी परत से ढक गए थे। हाँ मम पुर्र। औषधि निर्माण कक्ष में थोड़ी देर तैरने के बाद खुद को जमीन से ऊपर धकेलते हुए वीर ने जल्द ही खुद को जमीन पर स्थिर कर लिया और फिर बगल से देख रही दिशा की ओर प्रशंसा में सिर हिलाया। मैंने मैंने कर दिखाया।
यह जानकर कि वह क्लाउड कवर औषधि बनाने में सफल रही है, दिशा खुशी से झूम उठी और हवा में उछलने लगी। लेकिन अपने गुरु की उपस्थिति को याद करते हुए वह जल्दी से फिर से शांत हो गई। अपने गुरु के सामने खुद को ऐसा करते हुए देखना काफी शर्मनाक था। रुको, उस समय के बारे में क्या, जब मैं कमरे में तैर रही थी? यह महसूस करते हुए कि वह कुछ घंटे पहले कितनी शर्मिंदा हुई थी, जब उसने अपने गुरु द्वारा बनाई गई क्लाउड कवर औषधि का परीक्षण किया था। दिशा का मन हुआ कि वह अपने लिए एक गड्ढा खोदे और उसी समय उसमें छिप जाए। ऐसा लगता है कि यह बिना किसी अजीब दुष्प्रभाव के पूरी तरह से काम करती है। शाबाश दिशा, अब तुम थोड़ा विश्राम कर सकती हो और कुछ खा सकती हो। पिछले कुछ घंटे तुम्हारे लिए काफी कठिन रहे होंगे और काम शुरू करने से पहले तुमने कुछ खाया भी नहीं था। दिशा के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव पर ध्यान न देते हुए वीर ने उसकी बनाई क्लाउड कवर औषधि की प्रशंसा की और आगे बढ़ने से पहले उसे विश्राम के लिए जाने की अनुमति दे दी। धन्यवाद गुरुजी, मैं अब चलती हूं। फुर्र बचने का मौका मिलने का फायदा उठाते हुए दिशा जल्दी से औषधि निर्माण कक्ष से बाहर निकल गई। उसने एक पल भी पीछे रुकने की हिम्मत नहीं की, कहीं उसके गुरु को उसके साथ कुछ गलत होने का एहसास न हो जाए। कितना दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि यह क्लाउड कवर औषधि मेरे द्वारा बनाई गई औषधि से केवल थोड़ी ही पीछे है। दिशा के जाने से ठीक पहले उसके अजीब व्यवहार को देखने के बजाय वीर उसकी बनाई हुई क्लाउड कवर औषधि का निरीक्षण करने में बहुत व्यस्त था और जो कुछ भी हुआ था उससे पूरी तरह अनभिज्ञ था। जम्हाई, जिस समय वीर ने दिशा को पढ़ाना समाप्त किया था, उसी समय फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में पंख वाला शेर, राक्षस जीव एक बड़ी चट्टान पर आलस से लेटा हुआ था और एक लगभग खाली पहाड़ की चोटी पर धूप सेंक रहा था, जहां केवल कुछ मजबूत चीड़ के पेड़ उगे हुए थे। वीर के जाने के बाद पंख वाले शेर का मन वीर के विश्राम गृह के पास रहने का नहीं था और उसने फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के आसपास देखने और सोने के लिए अधिक आरामदायक जगह खोजने का फैसला किया। अंत में उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के चारों ओर फैली पर्वत श्रृंखला के भीतर एक सुनसान पहाड़ मिला और उसने समय बिताने के लिए वहीं रुकने का फैसला किया। पंख वाले शेर के लिए वह बस सोने के लिए एक अच्छी जगह और जब भी उसे भूख लगे तो खाने के लिए अच्छा भोजन चाहता था। एक अर्थ में पंख वाले शेर को लगा कि वीर के पीछे पीछे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय वापस आने से उसे फायदा हुआ है। न केवल वहां सोने के लिए बेहतरीन जगहों वाले बहुत सारे अच्छे पहाड़ थे, बल्कि जब भी जरूरत होती कोई न कोई अच्छी तरह से तैयार भोजन देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दहाड़, जब पंख वाला शेर अपने दैनिक भोजन को पहुंचाने के लिए बुलाने ही वाला था, तभी फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की ओर एक शक्तिशाली उपस्थिति को आते हुए महसूस किया गया। प्रश्नगत उपस्थिति कम से कम डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी होनी चाहिए, लेकिन पंख वाले शेर की आंखों में आने वाली उपस्थिति अभी भी शक्तिशाली होने से बहुत दूर थी। उसे कोई भी खतरा पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। सरसराहट, लड़ाई के लिए तैयार होने के बजाय पंख वाले शेर ने आने वाली उपस्थिति को अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपने स्वयं के भयानक प्रभाव का उपयोग करके केवल एक चेतावनी भेजी, इस आशा के साथ कि संबंधित व्यक्ति दोनों के बीच के अंतर को महसूस करने के बाद वहां से चला जाएगा। गर्जना, हालांकि पंख वाले शेर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह उपस्थिति धीमी नहीं हुई और इसके बजाय रुकने का कोई संकेत दिए बिना लगातार करीब आती रही। उपस्थिति को अभी भी अपनी ओर बढ़ता हुआ महसूस करते हुए पंख वाले शेर ने अपनी दोनों बड़ी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि वह जानता था कि वह केवल दूर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके आने वाले व्यक्ति से छुटकारा नहीं पा सकेगा। सरसराहट, अपने दोनों बड़े पंखों को फड़फड़ाते हुए पंख वाला शेर सीधे उस पर्वत की चोटी से उड़ गया जहां वह सो रहा था। वह सीधे आने वाली उपस्थिति की ओर बढ़ने लगा। जितनी जल्दी उस कष्टप्रद उपस्थिति से निपटा जाता, उतनी ही जल्दी वह फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में वापस जा सकता था और भोजन कर सकता था। आखिर आज के ही दिन इतनी बारिश क्यों हो रही है? फ्लाइंग स्वॉर्ड शहर के प्रवेश द्वार पर
एक यात्री व्यापारी खुद से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने अपने सामने तेजी से हो रही बारिश की ओर ऊपर देखा। मुझे भविष्य में वास्तव में एक ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए जो मुझे गाड़ी चलाते समय सूखा रहने दे। पापा, वहां एक बहुत बड़ी बिल्ली है। बिल्ली? कहाँ? मुझे तो कोई नहीं दिख रही। और वे इतने खराब मौसम में यहां बाहर क्यों होंगे? इससे पहले कि तुम भीग जाओ, फिर से गाड़ी के अंदर जाओ। अपनी छोटी बेटी को पीछे से पुकारते हुए सुनकर व्यापारी ने उसे तुरंत डांटा। लेकिन वहां सच में एक बहुत बड़ी बिल्ली थी। उसके पास पंख भी थे और वह उड़ सकती थी। देखो, वह अभी उड़ गई। अपने पिता की बातों को सुनकर पीछे न हटते हुए उस छोटी लड़की ने उन पहाड़ों में से एक की ओर इशारा किया जो फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के चारों ओर की पर्वत श्रृंखला का हिस्सा थे। पंख? पंखों वाली बिल्ली? अपनी बेटी की जिद को सुनकर व्यापारी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने शायद किसी राक्षसी जीव को देख लिया होगा। और वह मुड़कर वहां देखने लगा जहां वह इशारा कर रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। देखो, वहां कोई बिल्ली नहीं है। अब इससे पहले कि तुम और भीग जाओ, गाड़ी में वापस आ जाओ। इस बात से थोड़ा राहत महसूस करते हुए कि उसकी बेटी द्वारा बताए गए स्थान पर पंखों वाली कोई बिल्ली नहीं थी, व्यापारी ने फिर से इस ओर ध्यान दिया कि वह अभी भी ठंडी बारिश में अपना छोटा सिर बाहर निकाले हुए थी। इस समय तक उसके बाल उसकी अपनी तरह पूरी तरह भीग चुके थे। इससे व्यापारी पहले से ही कल्पना करने लगा कि उसे अगले दिन बुखार कैसे हो जाएगा। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। अपनी बेटी से और चर्चा करने का इरादा न रखते हुए व्यापारी ने अपनी पत्नी को बुलाने का फैसला किया, जो गाड़ी के अंदर झपकी ले रही थी, इससे पहले कि बेटी को सूखने और गर्म होने के लिए वापस अंदर खींच लिया जाता। यदि आकाश में बादल न छाए होते और भीषण वर्षा न हो रही होती, जिससे किसी के लिए भी यह ध्यान देना कठिन हो जाता कि उनके ठीक ऊपर कुछ हो रहा है, तो फ्लाइंग स्वॉर्ड शहर की ओर यात्रा करने वाला व्यापारी निश्चित रूप से अपने से कुछ 100 मीटर ऊपर हवा में तैरते हुए एक विशाल पंख वाले शेर जैसे राक्षसी जीव और एक व्यक्ति को देख पाता। रुकने के बाद पंख वाले शेर ने धीरे धीरे अपने सामने तैर रहे व्यक्ति का निरीक्षण करना शुरू किया। कितना विचित्र राक्षसी जीव है! क्या यह वही था जिसका उल्लेख महावीर प्रताप ने किया था? जैसे ही पंख वाला शेर अपने सामने वाले व्यक्ति का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर रहा था, संबंधित व्यक्ति भी बिना किसी चिंता के पंख वाले शेर का निरीक्षण कर रहा था। गर्जना, गर्जन! जब उसे एहसास हुआ कि उसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, तो वह अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर धमकी भरे अंदाज में गुर्राया। पंख वाले शेर ने अपना पूरा भयानक प्रभामंडल सीधे अपने सामने हवा में तैर रहे व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया। अरे! ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एल्डरवीर की मित्र हूं। उस भयानक प्रभामंडल को महसूस करते हुए हवा में तैर रहे व्यक्ति ने तुरंत पुकारा, जिससे पंख वाले शेर ने अपनी गतिविधि रोक दी। दहाड़! यह सुनकर पंख वाला शेर थोड़ा भ्रमित हुआ और रुककर अपने सामने तैर रहे व्यक्ति को और ध्यान से देखने लगा। मित्र? क्या मेरे स्वामी का कोई ऐसा मित्र भी था जो डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था? मैं श्रेया हूं, स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय की वर्तमान संप्रदाय प्रमुख। यदि तुम्हें कोई संदेह है, तो तुम महावीर प्रताप से पूछ सकते हो। यह देखते हुए कि पंख वाले शेर को अभी भी उसकी पहचान पर संदेह था, श्रेया ने अपनी पहचान उजागर की। उसने इसे और लंबा खींचने का साहस नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो कि पंख वाला शेर वास्तव में उस पर हमला करने का निर्णय ले ले। भले ही वह पंख वाले शेर की शक्ति के बारे में जिज्ञासु थी, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति में उससे लड़ने की उसकी कोई योजना नहीं थी। आखिरकार उसे डोमेन लॉर्ड स्तर पर पहुंचे हुए अधिक समय नहीं हुआ था और उसने अभी तक अपने साधना आधार को पूरी तरह से स्थिर नहीं किया था। दहाड़! श्रेया की बातों से पूरी तरह आश्वस्त न होते हुए पंख वाला शेर दानव अभी भी श्रेया के सामने डटा रहा। वह उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के पास आने से रोक रहा था। मैं समझ गई। मैं महावीर प्रताप को बुलाती हूं। यह जानते हुए कि वह केवल यह कहकर कि वह उसके स्वामी और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की मित्र है,
पंख वाले शेर के पार नहीं जा सकती, श्रेया ने तुरंत एक संचार ताबीज निकाला और महावीर प्रताप से संपर्क किया ताकि वह यहां आकर उसकी सहायता कर सकें। इससे पहले कि उसके सामने मौजूद पंख वाला शेर दानव धैर्य खो दे और उस पर हमला करने का फैसला करे। जल्द ही महावीर प्रताप फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय से बाहर निकले और उस स्थान के ठीक नीचे पहुंच गए जहां श्रेया और पंख वाला शेर थे। दहाड़ महावीर प्रताप को बाहर आते देखकर पंख वाला शेर समझ गया कि श्रेया ने पहले झूठ नहीं बोला था और वह वास्तव में फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय और उसके स्वामी की मित्र थी। सर, उस दबाव को हटाते हुए जिसे उसने धीरे धीरे फिर से डालना शुरू कर दिया था, पंख वाला शेर सीधे वहां से चला गया। वह वापस उस पर्वत शिखर की ओर उड़ गया जो बारिश के बादलों के ठीक ऊपर था, जहां वह श्रेया के आने से पहले आलस में सो रहा था, यह महसूस करते हुए कि उसने वह समय बर्बाद कर दिया है जिसे वह खाने या सोने में बिता सकता था। पंख वाले शेर ने महावीर प्रताप के इस स्पष्टीकरण का इंतजार करना जरूरी नहीं समझा कि श्रेया कैसे उसके स्वामी और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की मित्र थी। अपने विश्राम स्थल पर वापस पहुंचते ही उसने अपना भोजन बनाने के जिम्मेदार शिष्यों और एल्डरों से संपर्क करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि वे समझें कि उसे अब सामान्य से कुछ बड़ा चाहिए, क्योंकि जागने के तुरंत बाद उसे इतना इधर-उधर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। डप, तुम्हें आने में बहुत समय लग गया। महावीर प्रताप के दौड़कर आते ही जमीन पर उतरते हुए श्रेया खुद को महावीर प्रताप से शिकायत करने से नहीं रोक सकी। उसके द्वारा उसे बुलाने और उसके वास्तव में आने के बीच का वह छोटा सा समय उसके लिए असहनीय था, क्योंकि पंख वाला शेर दानव स्पष्ट रूप से हर बीते पल के साथ अधीर होने लगा था। वह धीरे धीरे अपने प्रभामंडल से उस पर दबाव बढ़ा रहा था। पहले तो यह उसके लिए सहनीय था, लेकिन समय के साथ उसके लिए हवा में टिके रहना कठिन से कठिन होता गया। उस पर डाला गया दबाव किसी भी तरह से साधारण नहीं था और उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि पंख वाले शेर का डोमेन इस दबाव के साथ मिल गया था। यहां तक कि अपने स्वयं के डोमेन का उपयोग करने के बावजूद उसने अभी-अभी यह समझा था कि श्रेया के पास पंख वाले सिंह असुर के दबाव को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी शक्ति के बीच का अंतर केवल इसी बात से स्पष्ट था। क्षमा करें, मैं वृद्ध श्रीकांत के साथ किसी विषय पर चर्चा करने में व्यस्त था और संप्रदाय के प्रवेश द्वार के पास कहीं नहीं था। अपने देर से आने के लिए क्षमा मांगते हुए महावीर प्रताप ने जल्द ही इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया कि उन्होंने अभी-अभी श्रेया को उड़ते हुए देखा था। करीब से देखने पर महावीर प्रताप को एहसास हुआ कि अतीत की तुलना में उनकी उपस्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। क्या आप डोमेन लॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं? सब कुछ जोड़ते हुए महावीर प्रताप खुद को जोर से चिल्लाने से नहीं रोक सके और उन्होंने अविश्वास भरी नजरों से श्रेया की ओर देखा। न केवल वीर डोमेन लॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे, बल्कि अब श्रेया ने भी डोमेन लॉर्ड स्तर को प्राप्त कर लिया था। हाँ, मैं आपके संप्रदाय के एल्डर वीर की सहायता से डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचने में सफल रही। श्रेया से इस बात की पुष्टि सुनकर कि वह वास्तव में डोमेन लॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और वीर ने ही उन्हें सफलता पाने में मदद की थी, महावीर प्रताप अपने भविष्य के बारे में थोड़ा संशय महसूस करने लगे। वह अभी तक डोमेन लॉर्ड स्तर पर क्यों नहीं पहुंचे थे? क्या वह भविष्य में संप्रदाय प्रमुख के रूप में बने रह पाएंगे जब वे स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के साथ विलय करेंगे, जबकि वह अब भी केवल नैसेंट सोल स्तर के शिखर पर थे? इस बिंदु तक वह अभी तक एक छद्म डोमेन को संघनित करने में भी सफल नहीं हुए थे। इन सभी बातों के दिमाग में चलते हुए महावीर प्रताप को अचानक वीर द्वारा दी गई शुद्धिकरण औषधि याद आई। हाँ, उनके पास अभी भी वह शुद्धिकरण औषधि थी जो वीर ने उन्हें दी थी। इसकी मदद से वह कम से कम अपना स्वयं का एक छद्म डोमेन तो बना ही पाएंगे। उस स्थिति में वह स्वयं डोमेन लॉर्ड स्तर पर पहुंचने से बहुत दूर नहीं होंगे। इस बारे में सोचते हुए महावीर प्रताप अपने से कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ी श्रेया के बारे में पूरी तरह से भूल गए थे।
क्या हमें संप्रदाय के भीतर चलना चाहिए? अपनी साधना के आधार को और बेहतर बनाने के विचारों में खोए हुए महावीर प्रताप को पुकारते हुए श्रेया ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि महावीर प्रताप अचानक इतने शांत क्यों हो गए थे। मुख्य रूप से इसीलिए क्योंकि उन्हें किन लगा कि वह इस तथ्य से स्तब्ध थे कि वह डोमेन लॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जो कुछ हद तक सच भी था। हाँ, हाँ, चलिए बात करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। मुझे यकीन है कि आप यहां सिर्फ इस बात का दिखावा करने नहीं आई हैं कि आप डोमेन लॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। शुद्धिकरण औषधि के उपयोग के विचारों को अभी के लिए पीछे छोड़ते हुए महावीर प्रताप और श्रेया दोनों ने फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की ओर वापस जाना शुरू कर दिया। मां, मां! बारिश के बीच एक छोटी लड़की की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, जिसने श्रेया और महावीर प्रताप के बीच की पूरी बातचीत देखी थी। निश्चित रूप से श्रेया और महावीर प्रताप दोनों जानते थे कि कोई उन दोनों को पूरे समय देख रहा था। बस ये था कि उन दोनों में से किसी ने भी बिना साधना वाली एक छोटी लड़की द्वारा उन्हें श्रेया के डोमेन लॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बारे में बात करते हुए सुनने की परवाह नहीं की। पहली बात तो यह कि श्रेया के डोमेन लॉर्ड स्तर पर पहुंचने का तथ्य जल्द ही फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय और स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से झात होने ही वाला था। तो आपके यहां आने का क्या कारण है? फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के भीतर बात करने के लिए एक शांत जगह मिलने के बाद महावीर प्रताप मुड़े और श्रेया से पूछा। पहली बात तो यह कि यह कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए, अन्यथा उन्होंने स्वयं आने के बजाय संचार ताबीज के माध्यम से उनसे संपर्क किया होता। सेवन फेट्स संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भी डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में पहुंच गए हैं। क्या सेवन फेट्स संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भी एक डोमेन लॉर्ड हैं? श्रेया ने जो बताया उसे सुनकर महावीर प्रताप को पहले तो लगा कि उन्होंने गलत सुना है। आखिरकार श्रेया का डोमेन लॉर्ड क्षेत्र तक पहुंचना एक अलग बात थी, क्योंकि वीर ने उनकी मदद की थी। जब श्रेया ने अपनी बात दोहराई, तब कहीं जाकर वह पूरी तरह समझ पाए कि उन्होंने क्या कहा था। अब सेवन फेट्स संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भी उनसे पहले डोमेन लॉर्ड बन गए थे। क्या आपको यकीन है कि वह डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में पहुंच गए हैं? हाँ, खुद सफलता प्राप्त करने के ठीक बाद। मैंने उन्हें हमारे क्षेत्र की सीमा के आसपास देखा था। उनसे बात करने पर ऐसा लगा जैसे वह उस मुख्य क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं, जहां विनाश से पहले हेवनली स्काई साम्राज्य स्थित था। यह कहते हुए थोड़ी भ्रिकुटी सिकोड़ते हुए श्रेया यह नहीं समझ पा रही थीं कि सेवन फेट्स संप्रदाय क्या करने की योजना बना रहा है और इसका उनके संप्रदाय और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खासकर अब जबकि उनके संप्रदाय प्रमुख डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में पहुंच चुके थे। क्या वे केवल अपने क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे इतने लंबे समय तक हेवनली स्काई साम्राज्य द्वारा दबाए जाने के बाद अब स्वतंत्र हुए थे, या शायद उनके विस्तार का कोई और कारण था? चाहे जो भी हो, ऐसा लग रहा था कि उन्हें भविष्य में सेवन फेट्स संप्रदाय पर नजर रखनी होगी। कितनी परेशानी की बात है। ऐसा लगता है कि मुझे एल्डर वीर और बाकी एल्डर्स को इस बारे में सूचित करना होगा। सेवन फेट्स संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के बारे में बात करते समय थोड़ी परेशान दिखने वाली श्रेया की तुलना में महावीर प्रताप कहीं अधिक चिंतित दिख रहे थे। भीतर ही भीतर महावीर प्रताप को उम्मीद थी कि सेवन फेट्स संप्रदाय अपने वर्तमान क्षेत्र को छोड़ देगा और स्काई साम्राज्य द्वारा स्थापित किए जा रहे संप्रदाय गठबंधन में शामिल होने के बाद स्काई साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ जाएगा। इस तरह फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय बगल में ही डोमेन लॉर्ड वाले किसी अन्य संप्रदाय की चिंता किए बिना आसानी से अपने क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम होगा। अपने वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर स्काई साम्राज्य के मुख्य क्षेत्रों में एक नए क्षेत्र के लिए जाना, जहां संसाधन अधिक प्रचुर थे, ऐसा कुछ महावीर प्रताप ने कभी करने के बारे में नहीं सोचा था। उनकी नजर में
एक ही स्थान पर रहना और धीरे धीरे आगे बढ़ना ही सही तरीका था। और इसी तरह फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय ने अतीत में काम किया था। बिना सतर्क रहे और अपने आसपास की स्थितियों को जाने बिना कोई संप्रदाय हजारों सालों तक जीवित नहीं रह सकता। स्काई साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र में अधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र के लिए जाना सतही तौर पर एक महान विचार लग सकता है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि ऐसी जगहों पर कहीं अधिक शक्तिशाली साधक होंगे। बदले में किसी को कहीं अधिक खतरनाक स्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा। स्काई साम्राज्य का मुख्य क्षेत्र इवारिया महाद्वीप के दक्षिणी मुख्य क्षेत्र का एक हिस्सा था। इवारिया महाद्वीप का मुख्य क्षेत्र कई अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित था। प्रत्येक पर एक ऐसी शक्ति का नियंत्रण था जो स्काई साम्राज्य के बराबर, यदि उससे अधिक शक्तिशाली नहीं तो थी। यहीं पर इन बड़ी शक्तियों के बीच की लड़ाई मुख्य रूप से उनके अधीन विभिन्न डोमेन लॉर्ड्स के बीच होती थी। स्काई साम्राज्य सुरक्षित रहने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उनके अधीन डोमेन लॉर्ड्स को अन्य शक्तियों के किसी भी डोमेन लॉर्ड्स से अपने क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो किसी भी समय उन पर हमला करने के लिए आ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि स्काई साम्राज्य अपने अधीन डोमेन लॉर्ड्स को उनके दुश्मनों के हाथों मरने देगा। वे निश्चित रूप से उनकी सहायता करते थे, यह सुनिश्चित करने में कि उनका क्षेत्र उनके शत्रुओं के हाथ में न चला जाए। बात बस इतनी थी कि लड़ाइयां क्षेत्र अधिपति स्तर तक ही सीमित थीं, ताकि बहुत अधिक विनाश न हो। कम से कम महावीर प्रताप को इवेरिया महाद्वीप के मुख्य क्षेत्र के बारे में यही पता था, और उनका सारा ज्ञान उन थोड़े से अभिलेखों पर आधारित था जो उनके संस्थापक ने गायब होने से पहले पीछे छोड़े थे। कुल मिलाकर, जहां महाद्वीप का मुख्य क्षेत्र खजानों और अनगिनत अवसरों से भरा था, वहीं यह खतरों से भरा स्थान भी था। यहां तक कि क्षेत्र अधिपति स्तर का कोई व्यक्ति भी अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था। आखिरकार, यह वह स्थान था जहां इवेरिया महाद्वीप के सभी आत्मा आरोहण स्तर के विशेषज्ञ निवास करते थे। महाद्वीप के मुख्य क्षेत्र के बारे में उनके संस्थापक द्वारा दर्ज की गई बातों को याद करके थोड़ा कांपते हुए महावीर प्रताप ने खुद से वादा किया कि वह फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय को कभी भी उस स्थान के करीब नहीं ले जाएंगे। यह न केवल पूरे संप्रदाय के लिए खतरनाक होगा, बल्कि शिष्यों के लिए संप्रदाय के बाहर यात्रा करना भी अत्यंत खतरनाक बना देगा, जैसा कि वे वर्तमान में नींव स्थापना स्तर पर पहुंचने के बाद कर सकते थे। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय का वर्तमान क्षेत्र, हालांकि कमजोर शिष्यों के लिए यात्रा करना अभी भी खतरनाक था, फिर भी आकाश साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित था। लगता है कि वह किसी चीज के बारे में गहरे सोच विचार में डूबे हैं। महावीर प्रताप के विचार मग्न चेहरे को देखते हुए, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से किसी बात पर गहरी सोच में थे, श्रेया जानती थी कि फिलहाल उनकी बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए वह उस आरामदायक सोफे पर आलस्य से लेट गई जिस पर वह बैठी थी। मैं सोच रही हूं कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्य कैसे होंगे। मुझे पहले कभी उनमें से किसी से मिलने का मौका नहीं मिला। यह याद करते हुए कि उनके संप्रदायों का जल्द ही विलय होने वाला है, श्रेया ने खुद से यह बड़बड़ाया और सोफे पर लेटे हुए अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव के साथ फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय का निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य चेतना फैला दी। हूं अपनी दिव्य चेतना से फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय का निरीक्षण करते हुए श्रेया ने शीघ्र ही संप्रदाय के भीतर मौजूद एल्डर्स की कम संख्या का पता लगा लिया। संप्रदाय के भीतर वर्तमान में मौजूद एल्डर्स की संख्या पिछली बार की तुलना में आधे से भी कम थी, और इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह थी कि उनमें से अधिकांश या तो शिष्यों को पढ़ाने में व्यस्त थे या संप्रदाय के भीतर व्यावसायिक कक्षों में से किसी एक में काम कर रहे थे। उन निश्चिंत एल्डर्स को याद करते हुए, जिन्हें उसने पिछली बार बिना कुछ विशेष के इधर उधर घूमते देखा था, श्रेया यह सोचकर जिज्ञासु हुए बिना नहीं रह सकी कि पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ था
जिसके कारण इतना बड़ा बदलाव आया। शायद इसका उस चीज से कुछ लेना देना है जो वृद्ध श्रीकांत कर रहे हैं। खुद से यह बड़बड़ाते हुए उसे याद आया कि कैसे स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के कुछ एल्डर्स ने उसे बताया था कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के वृद्ध श्रीकांत ने फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के क्षेत्र को स्थिर करना और उसका निर्माण करना शुरू कर दिया है। सामान्य तौर पर ऐसा कुछ करना सामान्य होता, विशेष रूप से यह देखते हुए कि पिछले कुछ महीनों में फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की शक्ति कितनी बढ़ गई थी। लेकिन खुद फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए श्रेया को एहसास हुआ कि वृद्ध श्रीकांत के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक प्रभावी थे जब उसने पहली बार अपने एल्डर्स से उनके बारे में सुना था। श्रेया, तुम्हें क्या लगता है कि हमें सेवन फेट संप्रदाय के संबंध में क्या करना चाहिए? श्रेया ने उसे जो बताया था उस पर विचार करने के बाद सेवन फेट्स संप्रदाय के प्रमुख के डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में पहुंचने के बारे में जानकर महावीर प्रताप ने श्रेया से पूछने का निर्णय लिया। आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो लंबे समय तक सेवन फेट्स संप्रदाय के बगल में रही थी और जिसने स्वयं महावीर प्रताप और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की तुलना में उनसे कहीं अधिक बातचीत की थी, महावीर प्रताप को विश्वास था कि उसे उनकी बेहतर समझ होगी। मुझे लगता है कि हमें बस उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए और उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। सेवन फेट्स संप्रदाय कभी भी इतना बुरा नहीं था और यह देखते हुए कि हम दोनों के पास डोमेन लॉर्ड्स हैं, मुझे संदेह है कि सेवन फेट्स संप्रदाय का प्रमुख कुछ करने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है कि वे भविष्य में अपने संप्रदाय को स्काई साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र में ले जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में मैंने जो सुना है उससे ऐसा लगता है कि सेवन फेट्स संप्रदाय मूल रूप से महाद्वीप के मुख्य क्षेत्रों में एक बड़ा संप्रदाय था, लेकिन रास्ते में उन्हें किसी प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ा और वे स्काई साम्राज्य की सीमाओं में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। मैं समझ गया, यह सुनकर राहत की सांस लेते हुए कि सेवन फेट्स संप्रदाय भविष्य में स्काई साम्राज्य के मुख्य क्षेत्रों के लिए निकल जाएगा। महावीर प्रताप ने श्रेया की ओर देखा, जो अभी भी बिना हिले डुले सोफे पर आलस से लेटी हुई थी। क्या अभी भी कुछ और है? अपने चेहरे पर उत्सुक भाव के साथ यह पूछते हुए महावीर प्रताप ने श्रेया को धीरे धीरे सोफे पर बैठते हुए देखा, क्योंकि उसने गंभीर भाव के साथ उनकी ओर वापस देखा। का क्या बात है? उनके चेहरे पर गंभीर भाव देखकर खुद को घबराता हुआ महसूस करते हुए महावीर प्रताप समझ नहीं पा रहे थे कि किस वजह से उनके चेहरे पर इतने गंभीर भाव आए। यहां तक कि जब उन्होंने सेवन फेट्स संप्रदाय के प्रमुख के डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में पहुंचने के बारे में बात की थी, तब भी वह इतनी गंभीर नहीं दिख रही थी। क्या आप अभी तक संप्रदाय के लिए कोई नया स्थान ढूंढने में सफल रहे हैं? क्षमा करें, क्या आपको कोई ऐसा स्थान मिला है जहां हम विलय के बाद नए संप्रदाय का निर्माण कर सकें? आखिरकार हमारे दोनों संप्रदाय वर्तमान में हमारे शिष्यों और बड़ों दोनों को रखने के लिए बहुत छोटे हैं। पहली बार में यह सुनिश्चित न होने पर कि उन्होंने सही सुना है, महावीर प्रताप तब ठिठक गए जब उन्हें एहसास हुआ कि श्रेया वास्तव में उनके भविष्य के संप्रदाय के स्थान के बारे में पूछ रही थी। स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के साथ मिलकर एक संप्रदाय बनाने के लिए उन्हें सबसे पहले कम से कम एक ऐसा संप्रदाय बनाना होगा जो सभी को समाहित कर सके, और वर्तमान में दोनों में से कोई भी संप्रदाय इतना बड़ा नहीं था। मैं इसके बारे में कैसे भूल गया? श्रेया के चेहरे पर स्पष्ट रूप से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे गंभीर भाव को देखकर थोड़ा घबराते हुए महावीर प्रताप ने अपने दोनों क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर विचार करना शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जो उनके लिए एक नया संप्रदाय बनाने के लिए उपयुक्त हो। शैटर्ड स्टार पीक्स के बारे में क्या? वीर नए संप्रदाय के लिए संभावित स्थान के रूप में पर्वत का निरीक्षण करने के लिए वहां गया था।
मुझे उससे पूछने का मौका ही नहीं मिला कि क्या उसे वहां की अराजक ची से निपटने और हमारे संप्रदाय को शैटर्ड स्टार पीक्स में स्थानांतरित करने का कोई तरीका मिला है। 9 स्टार पीक्स कितना बड़ा है, इसे देखते हुए मेरे संप्रदाय और स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय दोनों के लिए एक ही स्टार पीक पर आराम से रहने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। 1 मिनट रुकिए, मुझे एल्डर वीर से कुछ पूछना होगा। वे वही थे जिन्हें मैंने हमारे लिए नए संप्रदाय बनाने के लिए स्थानों का निरीक्षण करने के लिए भेजा था, इसलिए उन्हें भविष्य के संभावित संप्रदाय स्थानों के बारे में अधिक जानकारी है। यह स्पष्ट बहाना बनाते हुए महावीर प्रताप जल्दी से कमरे से बाहर भाग गए, क्योंकि उन्होंने अपने पास मौजूद एक उच्च श्रेणी के संचार ताबीज को निकाला। वीर से संपर्क करने से पहले मंडप। उच्च श्रेणी के संचार ताबीज महंगे थे और वर्तमान फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में केवल महावीर प्रताप के पास ही उनकी पहुंच थी। आयरन स्काई किंगडम के लिए प्रस्थान करने से पहले वीर को भी उन्होंने एक ताबीज दिया था, ताकि कुछ भी होने की स्थिति में वह उनसे संपर्क कर सके। ऐसा नहीं था कि वह समय पर वापस आ पाएंगे। यह देखते हुए कि आयरन स्काई किंगडम फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय से कितनी दूर था। औषधि कक्ष में वापस आकर वीर इस बात पर विचार कर रहे थे कि उन्हें दिशा को आगे क्या सिखाना चाहिए। तभी उन्हें अचानक महावीर प्रताप द्वारा उनके जाने से कुछ दिन पहले दिया गया संचार ताबीज चमकता हुआ महसूस हुआ। इससे पता चला कि कोई उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, और इस तथ्य को देखते हुए कि वह केवल महावीर प्रताप के पास ही उच्च श्रेणी के संचार ताबीज होने के बारे में जानते थे, वीर आसानी से अंदाजा लगा सकते थे कि कौन उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल यह था कि क्यों। नमस्ते, क्या कुछ हुआ? इस विश्वास के साथ कि वहां पंख वाले शेर की उपस्थिति के कारण फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय किसी भी तरह की खतरनाक स्थिति में नहीं था, वीर ने काफी शांति से संचार ताबीज उठाया। आह, एल्डर वीर, बात यह है कि महावीर प्रताप द्वारा उन्हें बुलाने के कारण के स्पष्टीकरण को सुनने के साथ साथ इस तथ्य को भी कि श्रेया और सेवन फेट्स संप्रदाय के प्रमुख दोनों डोमेन लॉर्ड क्षेत्र तक पहुंच गए थे। वीर समझ गए कि बात करते समय महावीर प्रताप थोड़े चिंतित क्यों लग रहे थे, लेकिन वह जानना चाहते हैं कि क्या हमारे लिए भविष्य के संप्रदाय स्थान के रूप में स्टार पीक्स में से एक को निर्धारित करना संभव है। शैटर्ड स्टार पीक्स को ढकने वाली अराजक ऊर्जा के बारे में सोचते हुए वीर अच्छी तरह जानते थे कि वर्तमान में उनके लिए 9 स्टार पीक्स में से किसी एक पर जाना संभव नहीं था। आखिर वर्तमान में अराजक ऊर्जा से निपटने और ऐसी चीज को संभव बनाने का उनके पास एकमात्र तरीका ऊर्जा संचयन व्यूह था। लेकिन उन्होंने अभी तक इसके लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करना पूरा नहीं किया था। उन्हें अभी भी कम से कम मिस्टिक ग्रेड के वायु और धातु के प्राकृतिक खजाने को खोजने की आवश्यकता थी। ट्रांसेंडेंट ग्रेड के प्राकृतिक खजाने का तो जिक्र ही क्या करना, जो व्यूहों के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। नए संप्रदाय का निर्माण कब शुरू होगा? संभावना से पूरी तरह इनकार न करते हुए वीर ने इसके बजाय महावीर प्रताप से यह पूछने का फैसला किया कि नए संप्रदाय के स्थान पर निर्माण शुरू होने में कितना समय लगेगा। जैसा कि वृद्ध श्रीकांत कह रहे हैं, 1.5 साल, शायद 2 साल। यह न जानते हुए कि वीर ने यह क्यों पूछा, महावीर प्रताप ने फिर भी ईमानदारी से सवाल का जवाब दिया। 1.5 या 2 साल का समय, मुझे उस समय में आवश्यक चीजें इकट्ठा करने और व्यूह स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए। महावीर प्रताप, आप बस श्रेया को बता सकते हैं कि नए संप्रदाय का स्थान स्टार पीक्स में से एक होगा। अराजक ऊर्जा की चिंता न करें, मेरे पास इससे निपटने का एक तरीका है। इसके बारे में कुछ क्षण सोचते हुए मन ही मन पहला हिस्सा बुदबुदाने के बाद वीर ने जल्द ही अपना सिर हिलाया और महावीर प्रताप को सूचित किया कि वे भविष्य के संप्रदाय स्थान के रूप में स्टार पीक्स में से एक का उपयोग करेंगे। सच में, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं श्रेया को इसके बारे में सूचित करूंगा। ऐसा महसूस करते हुए
जैसे वह भविष्य के संप्रदाय स्थान को खोजने के लिए श्रेया से और समय मांगने की समस्या से बच गए हैं। महावीर प्रताप ने श्रेया को उनके भविष्य के संप्रदाय स्थान के बारे में सूचित करने के लिए वापस भागने से पहले जल्दी से बातचीत समाप्त कर दी। हूं दूसरी ओर वीर ने अभी संचार ताबीज को वापस रखा ही था कि तभी सिस्टम ने अचानक फिर से सक्रिय होने के संकेत दिखाए। सीमित समय संप्रदाय मिशन ऊर्जा संचयन व्यूह के निर्माण के लिए आवश्यक बाकी प्राकृतिक खजानों को इकट्ठा करें, गठन पूरा करें और 2 साल के भीतर शैटर्ड स्टार पीक्स के भीतर ऊर्जा संचय गठन स्थापित करें। समय ज्योतिषय 2 वर्ष। पुरस्कार साधना में एक लघु क्षेत्र की विरुद्ध। अभी अभी सक्रिय हुए इस मिशन को देखते हुए वीर खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। समय सीमित संप्रदाय मिशन ने न केवल हमेशा की तरह एक गुप्त पुरस्कार छिपा रखा था, बल्कि यह उन्हें अपने साधना स्तर को एक लघु क्षेत्र तक बढ़ाने की अनुमति भी देगा। सिस्टम द्वारा मिशन दिए बिना भी वह ऊर्जा संचय गठन के लिए आवश्यक चीजों को इकट्ठा करने और 2 साल की समय अवधि समाप्त होने से पहले इसे स्थापित करने का प्रयास करते। इससे पहले कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय और स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय दोनों के शिष्यों को रखने के लिए एक नए और बड़े संप्रदाय का निर्माण शुरू होता। हूं ऐसा लगता है कि दिशा पहले ही वापस आ गई है। सिस्टम के नए मिशन को एक तरफ रखते हुए जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी शिष्या एक छोटा सा विश्राम लेने के बाद वापस आ रही है, वीर ने अपना ध्यान फिर से इस बात पर केंद्रित किया कि वह दिशा को आगे क्या सिखाएंगे। संप्रदाय मिशन की समय सीमा 2 साल थी। उनके पास किसी और समय ऊर्जा संचय गठन के लिए आवश्यक अंतिम 3 प्राकृतिक खजानों की तलाश करने के लिए पर्याप्त समय था। फिलहाल उन्हें दिशा को आगामी कीमिया प्रतियोगिता के लिए तैयार करने में मदद करनी थी, जिसमें केवल 1 सप्ताह बचा था। इसके अलावा उन्हें स्काई साम्राज्य के कीमियागर से निपटने के लिए कुछ अलग उपायों के बारे में भी सोचना था, यदि वह उनकी शिष्या में रुचि लेता और उसे ले जाने की कोशिश करता। चाहे कुछ भी हो, वह ऐसा नहीं होने दे सकते थे। गुरुजी, मैं वापस आ गई हूं। कीमिया कक्ष में अभी अभी लौटी दिशा की आवाज का पीछा करते हुए वीर ने जल्द ही उसे फिर से सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने यह तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं, ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकें।